हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 तारीख को शाम को 3 बजे आपका होम साइंस का एग्जाम था और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार इसका एनालिसिस करवा दो, मतलब मेनली हमें एक बार आंसर की बता दो, क्योंकि बहुत से लोगों ने सोल्व कराने की कोशिश करी, बहुत से गलत भी करवा रखे थे, लेकिन जो आपके ऑथेंटिक आंसर सहित मैं सुरेंद्र सर राजस्थान जीके के और मैं आपको कंप्लीट होम साइंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। क्वेश्चंस की जो आंसर की है बिल्कुल स्टिक है, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद एक दिन के बाद में ये आपकी आज आंसर की बना रहा हूँ। और आपको वैसे पता था कि नेट बंद था 2-3 दिन से, तो इसलिए अपना आंसर की नहीं बना पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की होगी। देखो मैं एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे अब एग्जाम आप दे चुके हो होम साइंस का, इसके बाद आगे क्या करें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो आपने जैसे 12th कर रखी है उसके लिए भी बेनिफिट है, और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए भी बेनिफिट है। 12th वालों के बेस पे और ग्रेजुएशन दोनों अलग अलग बेसिस पे आगामी जितनी भी राजस्थान की वैकेंसी होगी ना बेटा, वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, सीईटी की। तो अभी हमने सीईटी की आपकी क्लासेस शुरू कर दी है। जो बच्चा सीईटी के लिए इंटरेस्टेड हो वो 9929786377 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। 9929766377। अभी आंसर की शुरू करते हैं विद इन 1 मिनट। ठीक है, जो आपको कोर्स हमने अभी सबसे सस्ता रखा, क्योंकि आपको पता है कि हमने बहुत मेहनत की थी होम साइंस वाले में, और सारा पेपर लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली क्लास नोट से आया। पूरी मेहनत हमारी सफल रही है। ठीक है, तो अब आपके सामने सबसे पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे सीरियल वाइज। अब ये पेपर देख लेना कौन सी सीरियल का है, तो इसके मतलब इस सीरियल के हिसाब से अपने आंसर लगा लेना, सारे बच्चे लिख लेना। ठीक है, तो सर सुरेंद्र सर आपके सामने क्वेश्चन सोल्व करवाने आ रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को राम राम। और अपना जीएस सभी विद्यार्थियों को राम राम। और अपना जो ये आपके होम साइंस का लैब असिस्टेंट भर्ती से संबंधित जो पेपर है, वो जीके का जो पेपर है वो आपको मैं सॉल्यूशन कराने से पहले बता दूं, लगभग जो पेपर है मानी इसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। यहां तक 42 जो क्वेश्चन है वो अपने और मेरे इस क्लास नोट से आए हैं विद प्रूफ, जो आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा। तो बिना कोई देरी किए मैं आपको बता देता हूं। पहला जो क्वेश्चन है आपके, ये सीरीज बेटा आप अपनी देख लेना कौन सी है। इसके जो हमारे पास जो पेपर है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है दुग्ध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। मानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बेटा दुग्ध क्रांति से। मानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित कार्यक्रम है ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति, जिसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। जिसके जनक कौन है, वर्गीस कुरियन। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका राइट उत्तर है दुग्ध उत्पादन। और कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जिसे जाना जाता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है रोजा भाखर कहां स्थित है। देखो मैं हिंदी वाले ही बता पाऊंगा, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है रोजा भाखर कहां स्थित है। तो बेटा ये भाखर मानी पर्वतों के नाम है, जैसे रोजा भाखर, इसराना भाखर कहां स्थित है, तो रोजा भाखर और जो ये इसराना भाखर है ये बेटा जालोर जिले में है। रोजा भाखर भी, और एक बेटा और आ सकता आपके आगे कोई एग्जाम में काम आ जाए, रोजा भाकर और इसराना भाकर राजस्थान के कौन से जिले में है, जालोर जिले में स्थित है रोजा और इसराना भाकर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की कॉमन है। इस क्वेश्चन में बेटा आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता दूं इसका राइट उत्तर होगा नर्मदा नदी परियोजना, जिस पर सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी जो परियोजना है वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की बेटा कॉमन परियोजना है। तो इसका राइट उत्तर होगा डी। अब देखो आप में से ज्यादा ने माही किया है, तो बेटा माही परियोजना तो केवल राजस्थान और गुजरात की है। जिसमें मैं आपको बताना चाहूं तो माही परियोजना में गुजरात का हिस्सा 55 और राजस्थान का 45 है। तो बेटा ये तो 2 की है, ये तो क्या है 2 ही की परियोजना, इसमें तीनों की पूछी है। राजस्थान, गुजरात और एमपी की तीनों की कॉमन परियोजना है नर्मदा। ठीक है बेटा। और अपना अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन से जिले में सेम की समस्या रहती है? तो सेम बेटा इंदिरा गांधी नहर की एक जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है। सेम क्या है? इंदिरा गांधी नहर की जलमग्नता से एक उत्पन्न समस्या है। और सेम की समस्या जो है कौन सी नहर में है? सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर मानी जाती है। और इसका राइट उत्तर होगा हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में और पाई जाती है। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इधर रह गया। 4 हो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन है नक्की झील मानी राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील कहां स्थित है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील नक्की झील कहां स्थित है बेटा? माउंट आबू में स्थित है। और बेटा इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सेम के सेम अपनी बुकलेट से ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसा का ऐसा उठ कर आया है, तो हम वहां वो चीज ना बताना चाहेंगे। वो आपको भी पता बेटा सबको कि मेरी जो टेस्ट सीरीज है, मेरी जो बुकलेट है, उनसे आपको ये क्वेश्चन सेम के सेम मिले होंगे। और 42 क्वेश्चनों तक मेरी गारंटी है आपको सेम के सेम इसमें मिले हैं। और हम आगे भी बेटा ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे आपके लिए कि आपको एज क्वेश्चन और बहुत ही रोमांचक और रापचिक जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आगे के बैचों में भी रख पाए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो सिंचाई परियोजना। तो देखो बेटा बांकली बीकानेर में नहीं है, ये बेटा पहला ए ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन ही क्या बेटा? सुमेलित नहीं है। तो आप क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि बेटा बांकली कहां है, कि बांकली बांध कहां पर स्थित है? तो चलो बेटा आपको मैं बता देता हूं कि बांकली बांध सोकड़ी नदी पर जालोर में है। बांकली बांध सोकड़ी नदी पर कहां है? जालोर जिले में स्थित है। जवाई बांध जवाई नदी पर पाली में राइट है। सिद्धमुख परियोजना चूरू में राइट है। विलास परियोजना बारां जिले में राइट है। तो ये बांकली जो परियोजना वाला सही सुमेलित नहीं है, बीकानेर में नहीं बेटा, ये जालोर में है। अगले क्वेश्चन पे हमें चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? तो राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से बेटा 1995-96 से 2000 ईस्वी तक चलाई गई थी। 1995-96 से 2000 ईस्वी तक चलाई गई थी ये राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब अपना अगला क्वेश्चन है और राजस्थान में बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कि राजस्थान में जो बीड़ है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो राजस्थान को बेटा चंबल नदी क्षेत्र में सर्वाधिक बीड़ पाए जाते हैं। बीहड़ को स्थानीय भाषा में चारागाह भूमि भी कहते हैं। राजस्थान में बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चारागाह। और कौन सी नदी में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं? चंबल नदी में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें ये ध्यान में रखना बेटा। बाकी का तो आपको बताया। कंटीले वनों को क्या हम बीहड़ कहेंगे? नहीं। तिलहन ये फसलों का नाम है। खाद्यान्न ये क्रांति से संबंधित है। तो ये तो बेटा सरल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर हैं? और ये तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपनी सेम का सेम टेस्ट सीरीज से आया है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध बेटा चित्तौड़ में है। और ये दोनों के दोनों बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर ये बांध है बेटा। चंबल नदी पर गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, जो चंबल नदी पर बना पहला बांध है। और माही नदी पर माही बजाज सागर और कागदी पिक्का बांध है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध है। और साबरमती नदी बेटा गुजरात की प्रमुख नदी है, तो इसका राइट उत्तर होगा चंबल नदी पर ये दोनों बांध हैं। बहुत ही इजी पेपर है बेटा आपका। मैं आशा करता हूं कि आपका बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन भी बेटा अपने ही टेस्ट सीरीज से सेम का सेम आया, जो यहीं पर हल करवाई गई थी। जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? तो बेटा जाखम बहुउद्देश्य परियोजना प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर है। और ये बेटा मैंने ये भी बताया था, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा, जो
प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में है। बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब होता है जिसका पानी कई उपयोग में किया जाता हो, कृषि में, पेयजल में और अन्यों में। तो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं में जाखम बहुउद्देश्य परियोजना, जाखम बांध जाखम नदी पर जिला प्रतापगढ़ में है। मैं आशा करता हूं कि ये भी मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन भी बेटा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बेटा आपको मैं कई बार पढ़ा चुका था टेस्ट सीरीज में। निम्नलिखित में से किन वन क्षेत्र में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? तो प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में, प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में बेटा उड़न गिलहरियां पाई जाती है। उड़ने वाली गिलहरियां जो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के सागवान के वृक्षों और महुआ के वृक्षों पर रहती है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तालछापर चूरू में है जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य करौली में है बेटा, केला देवी का मंदिर भी करौली में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन अपने इधर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। ये अपना पेपर की सीरीज बेटा मिला लेना। गुजरात में गिर क्या है? एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और गुजरात में गिर एक गाय की नस्ल भी है। तो गुजरात की गिर नस्ल की गाय को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो बेटा गुजरात की गिर नस्ल की गाय को राजस्थान में रेंडा कहते हैं। गुजरात की गिर नस्ल की जो गाय है उसे राजस्थान में क्या कहते हैं बेटा? रेंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर है और मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का यह सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा बेटा चूरू क्षेत्र में। मानी शुष्क या चूरू क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। सिरोही इन क्षेत्रों में तो बेटा ये तो ज्यादा वर्षा वाले हैं, तो यहां पर तो सदाबहार वन रहते हैं। ठीक है, और अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो बेटा बजाज सागर इसका उत्तर आएगा, क्योंकि बजाज सागर नामक झील जो राजस्थान में मौजूद है, तो बजाज सागर नामक जो झील है वो NLCP कार्यक्रम में शामिल नहीं है। मानसागर झील जयपुर में है, पुष्कर अजमेर में है, अन्ना सागर अजमेर में, तो इसका राइट उत्तर होगा बजाज सागर झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? कि कौन सी नदी है जो उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा मैं इसका आपको हिंदी में यदि थोड़ा समझाऊं, और ये मैंने पढ़ाया भी था कि उत्खात भूमि स्थलाकृति को कहते हैं अपर्दन और बीहड़ भूमि। तो अपर्दन और बीहड़ भूमि वाली नदी कौन सी है? अपर्दन मानी गहरे खड्डे बनाने वाली, मिट्टी का कटाव करने वाली, गहरे खड्डे युक्त बीहड़ भूमि खादर बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल बेसिन क्षेत्र में। और चंबल बेसिन क्षेत्र है वो उत्खात भूमि स्थलाकृति मानी खादर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? उत्खात भूमि स्थलाकृति मानी जो अपर्दन के द्वारा बनती है, कटाव के द्वारा बनती है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको भी ऐसे भी समझाया था, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है बेटा, तो इसका राइट उत्तर होगा चंबल। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो बेटा थारपारकर गाय की नस्ल है। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? गाय की नस्ल है थारपारकर। और अभी गाय की आई थी पहले गिर, जो गाय की है गिर गाय जो गाय है वो राजस्थान में रेंडा कहलाती है। अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वन पार्षणिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, साधारण सा क्वेश्चन है बेटा उदयपुर। कि राजस्थान में 2021-22 की जो वन गणना है उसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां है? प्रतिशत में भी और वैसे भी दोनों में बेटा उदयपुर में है। और भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार मेरा आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भी है बेटा ये। अगला क्वेश्चन है, टोंक जिले का राजमहल क्यों प्रसिद्ध है? ये राजमहल तो बेटा मैं आपको 2-3 जगह पढ़ा चुका था। राजमहल मैंने जयपुर के कछुआ राजवंश में महाराजा ईश्वरी सिंह के भी समय पढ़ाया था,
खनिजों के समय भी पढ़ाया था, टेस्ट सीरीज के समय भी। माने कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बेटा जो मैं आपको 2-2 3-3 बार पढ़ा चुका हूं। तो टोंक जिले का जो राजमहल है वो बेटा एक तो त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है, बनास ढाई और खारी का संगम होता है। और टोंक जिले का जो राजमहल ईश्वरी सिंह ने बसाया, और ये बेटा तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। ये तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है, जो एक बहुमूल्य पत्थर होता है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। अगला अपना क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बेटा इसमें भारतमाला का परियोजना का संबंध है परिवहन से। मानी इसका आएगा सड़क परिवहन और सड़क निर्माण से। सड़क परिवहन और सड़क निर्माण से संबंधित है भारतमाला परियोजना। तो राइट उत्तर होगा ए, परिवहन से। मानी सड़क निर्माण, और सड़क निर्माण बेटा परिवहन को बढ़ावा देती है, आवागमन को बढ़ावा देती है, आयात निर्यात को बढ़ावा देती है। तो उस योजना का नाम है भारतमाला परियोजना। का संबंध किस क्षेत्र से है? परिवहन और सड़क निर्माण से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में किन्नू पैदा होते हैं? किन्नू बेटा हनुमानगढ़ में होते हैं। किन्नू किस जिले में होते हैं? हनुमानगढ़ में। और इसम का बेटा मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता, तो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बेटा मैं हिस्ट्री और कल्चर का टीचर हूं, तो फिर भी मैं ज्योग्राफी जितनी मेरे को आती है उतनी मैंने आपको बताई है। फिर भी इस क्वेश्चन पे बेटा मैं एकदम से सेटिस्फाई नहीं हूं। मेरे हिसाब से मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। तो बेटा इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे विद्यार्थी उत्तर अपना और भी चेक जरूर करें। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा 100% सही है। केवल एक क्वेश्चन पे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% सही है, पर फिर भी मेरे हिसाब से उत्तर होगा सेकंड बी, मानी किन्नू हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की शुष्क जलवायु क्षेत्र में पैदा होते हैं, है ना। हनुमानगढ़ और गंगानगर की शुष्क जलवायु क्षेत्र में किन्नू पैदा होते हैं, तो उसे सेकंड बी की श्रेणी में रखा जाता। मेरे हिसाब से, अनुमान के हिसाब से बेटा मैं ये बता रहा हूं। और मैं इसका आंसर भी बेटा नेट के कारण सर्च नहीं कर पाता, ठीक है। तो नेट चलने में तो वो जी दिक्कत है। इस क्वेश्चन का ध्यान आप भी रखना बेटा, सही हो तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। अब अपना अगला जो क्वेश्चन है इधर से, और अब इसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? कई बार बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 8 राज्यों की केवल एक राज्य की राजधानी रांची से गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है बेटा? बांसवाड़ा जिले से गुजरती है कर्क रेखा। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? कॉमन फॉरेस्ट का, है ना, कॉमन फॉरेस्ट का संयुक्त वन प्रबंधन का कब से अपना जो है ये प्रारंभ हुआ था? तो बेटा इसका यदि हम सटीक उत्तर देखें तो उत्तर आएगा 1991 में ये क्या है? प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन है 24 नंबर का, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मानी इसका बेटा सही है मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था बेटा 1977-78 में इंदिरा गांधी के शासन काल में। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास, ये बेटा अपना सेम का सेम क्वेश्चन आया है कि कपास की खेती के लिए मैंने बताया था काली लावा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कपास जिसे बेटा सफेद सोना भी कहते हैं, बार बार मैंने इसको पढ़ाया है और मेरे लगभग टेस्ट सीरीजों में मैंने इस क्वेश्चन को समाहित किया था। तो कपास की खेती के लिए बेटा मध्यम काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, जिसको काली लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है मध्यम काली मिट्टी। अगला अपना क्वेश्चन है कि पर्वतसर का मेला, कि पर्वतसर का मेला जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, नागौर के पर्वतसर का मेला जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, और यह भी बेटा मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है। तो पर्वतसर का मेला जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो वीर तेजाजी पशु मेला है, जिसका मुख्य आकर्षण है कुब्बड़ वाला बैल या नागौरी नस्ल का जो बैल है वो इसका मुख्य आकर्षण माना जाता है,
ठीक है बेटा, तो ये बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राजस्थान के कौन से महल को चित्र पैलेस कहा जाता है। ये तो बेटा मैंने आपको सचित्र भी दिखाकर आपको अध्ययन कराया था। मानी चित्रे पत्थरम, उस महल को चित्र पैलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जोधपुर के चित्रे पत्थरों से बना है। वो जोधपुर के चित्रे पत्थरों से बना और उसका नाम है उमेद भवन पैलेस। कि जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने उमेद भवन पैलेस का निर्माण जोधपुर के चित्रे पत्थरों से करवाया, तो बेटा इससे चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा उमेद भवन पैलेस, चित्र पैलेस, जो जोधपुर में स्थित है। और ये तो बेटा मैंने बीकानेर के राजवंश में भी आपको पढ़ाया था कि सर्वाधिक महलों वाला दुर्ग जूनागढ़ है। और वैसे मैंने आपको बताए थे अजीत भवन जोधपुर में, उमेद भवन जोधपुर में, ये दोनों महल भी मैंने आपको पढ़ाए थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चांद बावड़ी, और ये तो बेटा मेरा बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। चांदनी रात में चमकने वाली चांद बावड़ी दौसा जिले के आभानेरी में स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी है। जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी है चांद बावड़ी, जो चंद नाम के राजा ने बनाई थी। दौसा जिले के कहां बनाई थी बेटा? आभानेरी में। ये क्वेश्चन तो मैं कम से कम आपको 5-6 बार टेस्ट सीरीज में समाहित करके आपको मैंने बता दिया था। आभानेरी में हर्षद माता का मंदिर भी साथ में मैंने बताया था कि हर्षद माता का मंदिर कहां? आभानेरी। चांद बावड़ी कहां? आभानेरी। आभानेरी की चांद बावड़ी चांदनी रात में चांद जैसी चमकती है, और ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ियों में से एक बावड़ी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा, और ये भी पढ़ा है बेटा, जिनको जेल में जिंदा जलाया गया, जिन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में मैंने बहुत ही सटीक सागरमल गोपा जी का अध्ययन कराया था, जो जैसलमेर के थे। जो कहां के थे? सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे, जिन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज नामक जो पुस्तक है वो लिखी। और जेल में बेटा ऐसा कहते हैं कि घासले डालकर इनको जिंदा जलवाया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने इनकी क्या की थी? जांच की थी। और गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने क्या किया था कि इनको आत्महत्या का रूप दिया था। ये बेटा मेरी आपके जीएस प्लेनेट पर पहली क्लास का पहले दिन पढ़ाया था। ये मैंने आपको जीएस प्लेनेट पर मेरी आधुनिक इतिहास की जो पहली क्लास है, और पहली क्लास का जो पहला शब्द मेरा यही था कि जीएस प्लेनेट की आधुनिक इतिहास की पहली क्लास का मेरा पहला शब्द यही था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह है कहां से हुआ था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत अजमेर के नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। और यहां पर मारा गया पहला अंग्रेज अधिकारी था न्यूबेरी। यहां पर मारा गया पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? न्यूबेरी। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी बेटा? नसीराबाद से। टेस्ट सीरीज में तो ये क्वेश्चन क्या पता कितनी बार मैंने आपके सामने रखा था। प्रथम संघर्ष यहां से प्रारंभ हुआ था, भारत में मेरठ से हुआ था। अगला अपना जो क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चंदेल शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेलों का शासक था परमीर देव। चंदेलों का शासक कौन था? परमीर देव था बेटा। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज में बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा डी, परमीर देव, और इस पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे बेटा ये। अगला अपना क्वेश्चन है अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? कि अजमेर नगर की स्थापना से पहले, अजमेर की स्थापना जयराज ने की, उससे पहले अजमेर नगर की राजधानी बेटा सांबरिया साकंबरी थी। सांबरिया साकंबरी थी, जो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहीं पर साकंबरी माता का मंदिर है, यहीं पर वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी, जो चौहानों का आदि पुरुष है 551 ईस्वी में। ठीक है, और यहीं पर तो सांबर थी। वैसे बेटा इनकी राजधानी बाद में रही थी छतरपुर नागौर, और सबसे पहले अजमेर को राजधानी बनाया था अजयराज ने। सबसे पहले अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? अजयराज ने बनाया था। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे ये भी सभी प्यारे विद्यार्थियों का सहयोग होगा। अगला है
11 जून 1681 को औरंगजेब के बागी और विद्रोही पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण तक साथ ले गया? तो इसका उत्तर बेटा राइट होगा संभाजी। इसका राइट उत्तर क्या होगा? संभाजी। मानी इसको ऐसे याद कर सकते हो बेटा कि औरंगजेब के समकालीन मराठा शासक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? तो संभाजी के ये दरबार में इनको साथ लेकर गए थे बेटा, संभाजी को लेकर गए थे। राइट। अगला अपना क्वेश्चन है 34 नंबर का, तुलजा भवानी का मंदिर। और ये भी बेटा मैंने आपने बताया था चित्तौड़ में कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है? कि क्वेश्चन है कौन सा मंदिर? तो चित्तौड़ दुर्ग में और मेवाड़ के गुहिल वंश में बड़ी ही डिटेल से इन मंदिरों का सचित्र मैंने आपको अध्ययन करवाया था। तो बेटा इसमें चामुंडा माता का मंदिर नहीं है। चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ में है। चामुंडा माता का मंदिर कहां है? जोधपुर के मेहरानगढ़ में है, जो जोधा जी ने बनाया था। तो ये बेटा मैंने जोधपुर में भी आपको पढ़ाया। और तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़ में है, जो राणा बनवीर ने बनाया, जो राणा बनवीर ने बनाया। 27 देवरी मानी 27 देवरी 20 और 7 ये भी चित्तौड़ में है। समदेश्वर महादेव का मंदिर भी चित्तौड़ में स्थित है। तो इसमें चामुंडा माता का मंदिर ये राइट उत्तर होगा। इसका कौन सा चित्तौड़ में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी अपना अगला क्वेश्चन है गोविंद गुरु ने, और ये बेटा मैंने आधुनिक बिलों के आंदोलन में पढ़ाया था, स्वामी गोविंद गिरी ने बिलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन चलाया? तो संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी और भगत आंदोलन भी चलाया था, भगत पंथ की स्थापना भी की थी। तो इसका राइट उत्तर होगा संप सभा की स्थापना नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी गोविंद गिरी। और इन्हीं के काल में मानगढ़ हत्याकांड भी होगा, वो भी मैंने आपको बताया था, मानगढ़ हत्याकांड भी होगा। संप सभा स्थापना करते हैं स्वामी गोविंद गिरी बेटा। ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक, जो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक हैं। विजय सिंह पथिक जो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक हैं। और विजय सिंह पथिक का असली नाम है बेटा भूप सिंह गुज्जर, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन में बेटा ये डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में डिटेल से मैंने इसको पढ़ाया था। तो विजय सिंह पथिक का असली नाम क्या है? भूप सिंह, जिनको टोडगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा जाता है, जो राजस्थान के केसरी भी कहलाते हैं महाराणा प्रताप के साथ साथ। और अगला क्वेश्चन है 1948 में किन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का, और ये राजस्थान एकीकरण में पहले दिन पढ़ाया था कि मार्च 1948 में किन रियासतों को मिलाकर राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का गठन हुआ? तो राइट उत्तर होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और इसका उद्घाटन भी बेटा मैंने बताया था लोहागढ़ दुर्ग में हुआ। डिटेल से आपको पढ़ाया था कि अलवर में उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, और अलवर में इसलिए नहीं हुआ, अलवर के महाराजा पर गांधी जी के हथियारों को षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप था, उनको शरण देने का आरोप था, इसलिए अलवर के महाराजा को राज प्रमुख नहीं बनाया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी। राजस्थान के एकीकरण में भी मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था। अगला अपना क्वेश्चन है और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी का संबंध किससे है? तो बेटा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी या रत्ना शास्त्री या रतन शास्त्री का संबंध जयपुर से है। किससे है बेटा? जयपुर से इनका संबंध माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, और अगला क्वेश्चन इधर है 39 नंबर के क्वेश्चन से हम चलते हैं। बीकानेर चित्रकला शैली में किस बीकानेरी राठौड़ शासक के समय उस्ता कला, जो बेटा बहुत ही डिटेल से मैंने आपको पढ़ाई थी, राजस्थान की ये चीज है ना, ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको 2 जगह पढ़ाया था जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 2 जगह कहां पढ़ाया? एक तो बेटा ये हस्तकला में पढ़ाया, और एक बीकानेर के राठौड़ वंश महाराजा अनूप सिंह के समय मैंने ये डिटेल से आपको पूरी चीज बताई थी। तो बीकानेर चित्रकला शैली में बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार को हिंदू कथाओं के आधार बनाकर बहुत से चित्र बनाए। तो राइट उत्तर होगा अनूप सिंह के काल में। ये बेटा आपको जीएस प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2 जगह ये क्वेश्चन है पढ़ाया गया था, एक जगह नहीं 2 जगह पढ़ाया गया था। तो आप जीएस प्लेनेट की योग्यता का अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पढ़ाए हुए 2 बार मानी
एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमने एक जगह नहीं, दो दो जगह इनको पढ़ाया है। और आप अपने, यदि आपको प्रमाण देखना तो बीकानेर के राठौड़ वंश में महाराजा अनूप सिंह के वीडियो में जाकर मेरी क्लिप में आप इसको देख सकते हो। हस्तकला में आप इसको देख सकते हो, हस्तकला की क्लास जीएस प्लेनेट के और फ्री यूट्यूब चैनल पर भी है। तो इसमें अब अगले पर चलते हैं। तो बेटा इसी प्रकार से हम आगे भी रिजल्ट देते रहेंगे। अगला जो बैच हमने जारी किया है उसमें भी इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा और हमारे नोट्सों से एज आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे बिना ऑप्शन चेंज। ये क्वेश्चन बेटा अपनी टेस्ट सीरीज से भी है, अपने नोट्सों से भी है और आपको आधुनिक इतिहास में मैंने पढ़ाया भी है। और ये बेटा कहां कहां पढ़ाया मैंने, राजस्थान के भाषा साहित्य टॉपिक में भी मैंने ये पढ़ाया, बूंदी के हाड़ा चौहानों के इतिहास में भी मैंने ये पढ़ाया, टेस्ट सीरीज में भी पढ़ाया और ये भी बताया था आपको ये अधूरा रहा था और अधूरे रहे को पूरा करेगा मुरारदान। और इसको लिखने वाला कौन है, बूंदी का राजकवि सूर्यमल मिश्रण ने इसको लिखा था बेटा। सूर्यमल मिश्रण इसका रचयिता है, वंश भास्कर का, रामरन जाट का, वीर सतसई का और सती रासो का, जिसमें मैंने इसके साथ ये भी चीजें बताई थी। वीर सतसई नामक ग्रंथ है वो 1857 के क्रांति के वीरों पर लिखा। 12 साल की उम्र में इसने रामरन जाट नामक काव्य लिख दिया था और उस समय बेटा मजाक भी किया था, 12 साल तक तुम्हारा सेडा भी मम्मी छिड़कती है। और इधर इसने 12 साल की उम्र में रामरन जाट नामक काव्य लिख दिया था। और यह भी बताया था लिखने में सत्य शैली का प्रयोग किया। सत्य शैली का प्रयोग किया तो बूंदी का महाराव राम सिंह नाराज हो गया, इसके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बाद में इसको पूरा करेगा मुरारदान। ठीक है बेटा। अब अगले क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन है मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को। यह भी बेटा मैंने राजस्थान के भाषा साहित्य में आपको पहली लाइन मेरी ये थी, राजस्थान के भाषा साहित्य की जो आपके क्लास पढ़ी है अपने जीएस प्लेनेट के चैनल पर, उसमें मेरा भाषा साहित्य के टॉपिक में पहला शब्द यही था कि मारवाड़ी के लिखित या साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, मारवाड़ी के लिखित या साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। टेस्ट सीरीज में भी कई बार बताया, डिंगल का हेरोस कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। ठीक है। और चेतावनी चूंगटा में भी मैंने आपको बताया था 13 सोरठे डिंगल भाषा में। और डिंगल क्या है, मारवाड़ी के लिखित रूप को या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, और डिंगल कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली को भी डिंगल कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली को भी क्या कहते हैं बेटा, डिंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार आता है, कि कौन सा हिंदू माह है। और इसका तो बेटा मैंने सचित्र अध्ययन करवाया था मैंने आपको जीएस प्लेनेट पर, और राजस्थान के मेले त्योहार पर्वों का अध्ययन माह से करवाया था। सबसे पहले चैत्र माह के, फिर वैशाख के। और ऐसा बेटा ये माह वाइज, जिला वाइज और राज्य वाइज जीके केवल आपका प्रिय गुरु सुरेंद्र महिला ही पढ़ा सकता है। तो मैंने चैत्र मेले माह के वाइज पढ़ाए थे, माह के वाइज पढ़ाए थे चैत्र माह के। और शुक्ल पक्ष में मैंने नवरात्रों में क्या बताई थी, गणगौर का त्योहार तो चैत्र माह में आता है। गणगौर का त्योहार किस माह में आता है, चैत्र माह के कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, मानी नवरात्रों में आता है, चैत्र नवरात्रों में ये आता है। अगला अपना क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज प्रशस्ति, जो बेटा इसका आपको जरूर देखना है, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो राज प्रशस्ति जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग नौचौकी पाल पर लगा हुआ है, 25 काली शिलाओं पर, जो संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने रणजोड़ भट्ट से करवाई थी। और ये तो मैं आपको कई बार टेस्ट सीरीज में भी बता चुका था, जिलों में ये बात मैंने आपको पढ़ाई, टेस्ट सीरीज में ये पढ़ाई, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के इतिहास में मैंने ये चीज पढ़ाई कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो 25 काली शिलाओं पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट तेलंग से इसको लिखवाया था। तो मैं आशा करता हूं कि यह भी मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही होगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है, मारवाड़ी परगनारी विगत नामक काव्य किसने लिखा। और यह बेटा जोधपुर के मारवाड़ के इतिहास में मैंने आपको महाराजा जसवंत सिंह के समय पढ़ाया था। ये अब मैं आपको बता देता हूं कौन सी चीज मैंने कब कब आपको पढ़ाई थी और कहां आपको मिल सकती है, यदि किसी को कोई शंका हो तो इसी
पे जीएस प्लेनेट पे मैंने पढ़ाया था मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में मैंने पढ़ाया था महाराजा जसवंत सिंह जिनके लिए गेट बंद कर देती है जसवंत दे, जो मुगलों के उत्तराधिकार में पहले दारा सिखों के साथ हैं, फिर ये किसके साथ होते हैं, औरंगजेब के। और मारवाड़ी प्रगनारी विगत जसवंत सिंह के दरबारी कवि लिखते हैं मूढ़ोत नैणसी, जिनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं, जिनको राजस्थान का क्या कहते हैं, अबुल फजल भी कहते हैं। और ये भी बताया था बेटा इन पर गबन का आरोप लगने से ये आत्महत्या भी करेंगे। 2-3 जगह मैंने आपको ये बात बताई थी कि मूढ़ोत नैणसी, जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, इन पर गबन का आरोप लगेगा तो ये महाराष्ट्र में अपने भाई के साथ आत्महत्या कर लेंगे। और मारवाड़ी प्रगनारी विगत, जिसे मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं, और ये पुस्तक मैंने बेटा आपको ये भी बताई थी जेल में रहते हुए लिखी थी, और वन लाइनर प्रश्नों में बताई थी बेटा मैंने आपको। जेएस प्लेनेट पर वन लाइनर डीटीएस हल करवाई थी ना, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था। ये मेरा वन लाइनर क्वेश्चन है, मारवाड़ी प्रगनारी विगत के रचयिता मूढ़ोत नैणसी किसके दरबारी थे। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन वन लाइनर डीटीएस में ये था कि मारवाड़ी प्रगनारी विगत के रचयिता मूढ़ोत नैणसी किसके दरबारी थे, तो महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे। अगला अपना क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी कहते थे, कि प्राचीन काल में कौन से स्थान को ताम्रवती नगरी, तो बेटा आहड़ को कहते थे ताम्रवती नगरी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है, परंतु ताम्रवती नगरी आहड़ को धूलकोट, ये भी बेटा टेस्ट सीरीज में हल करवाया था। धूलकोट किसे कहते हैं, आहड़ को। आघाटपुर किसे कहते हैं, आहड़ को। मर्तकों को आभूषणों सहित कहां गाड़ा जाता था, आहड़ में। और आहड़ कौन सी नदी के तट पर है, आयड़ नदी के तट पर उदयपुर में है, स्थित है, जो बनास संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। और ये भी बेटा मैंने आपको कई बार पढ़ाया, तो मैं आशा करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। 1-2 क्वेश्चन छोड़कर लगभग मेरे सभी विद्यार्थियों के, और ये क्वेश्चन बेटा अपनी टेस्ट सीरीज से सेम का सेम आया है कि ओजियाना सभ्यता स्थल कौन से जिले में है, तो राजस्थान के किस जिले में ओजियाना सभ्यता स्थल स्थित है बेटा। ओजियाना जो सभ्यता स्थल है, तो वो बेटा ओजियाना सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में है। ओजियाना और बागोर सभ्यता स्थल कहां है, भीलवाड़ा में। ये दोनों ही मैंने आपको एक साथ पढ़ाए थे। ओजियाना और बागोर सभ्यता स्थल कहां है, भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, और ये हो गए बेटा मेरे हिसाब से 45, इधर और हैं 5 क्वेश्चन और है अपने जीके के, और उसके बाद में आपको साइंस के जो क्वेश्चन है वो हल कराए जाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि केला देवी जो करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है, और ये बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि केला देवी के मंदिर में जाने से पहले कालीसील नदी में स्नान करना अति आवश्यक है। तो करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर, करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर लंगूरिया गीत जोगणिया नरते वाला किस नदी के किनारे है, तो कालीसील नदी के किनारे करौली जिले में ये मंदिर स्थित है। और इसमें स्नान करके ही कहां एंट्री की जा सकती है, केला देवी के मंदिर में की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका मैं आशा करता हूं सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, और मैंने कुंभा के दुर्ग आपको सचित्र मेवाड़ के इतिहास में पढ़ाए थे कि स्थापत्य कला का जनक कुंभा। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए, महाराणा कुंभा ने बनाए। तो इनमें से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा ने नहीं बनाया, गागरोन का दुर्ग महाराणा कुंभा ने नहीं बनाया। कुंभलगढ़ का दुर्ग महाराणा कुंभा का सर्वोपरि दुर्ग है, जो मंडन की देखरेख में बना, जो राजसमंद में। बसंती दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया, जो सिरोही में माउंट आबू में है। मचान का दुर्ग मेवाड़ क्षेत्र में, और मचान का दुर्ग भी बनाया था। इसके अलावा बदनौर का दुर्ग या बेराट का दुर्ग भी बनाया था। तो गागरोन का दुर्ग जो राजस्थान का जल दुर्ग है, झालावाड़ जिले में स्थित है, जिसे गारगाटपुर के नाम से जाना जाता है, वो कुंभा ने नहीं बनाया था। अब देखते हैं बेटा अपना अगला
क्वेश्चन है। और जीके राजस्थान में प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर में, ये तो बेटा मैंने बहुत बार पढ़ाया था आपको। बीकानेर में लूणकरण सिंह के समय भी पढ़ाया था, 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि लेते हैं। नरते के समय यह पढ़ाया, संतों के समय मैंने ये पढ़ाया, बीकानेर के लूणकरण सिंह के इतिहास के समय भी यह पढ़ाया कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर गांव से संबंधित हैं। तो वो है सिद्ध संत जसनाथ जी, जिसके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। तो संत जसनाथ जी का और कतियासर गांव में ही इन्होंने सिकंदर लोधी को चमत्कार दिखाने से इन्हें 12 एकड़ भूमि का दान मिलता है। उसी 12 एकड़ भूमि में समाज के उत्थान के लिए ये 36 नियम बनाते हैं। 36 नियमों को मानने वाले जसनाती कहलाते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और जसनाती लोग अग्नि नृत्य करते हैं अंगारों के ढेर पर, जिसे धूणा कहते हैं। एंट्री मारते समय सिद्ध की स्तंभ जी की कहते हैं। फतेह फतेह शब्दों का ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जाड़ के वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बेटा जीके का, कोटा के किस शासक के शासनकाल में, और ये बेटा मैंने आपको चित्रकला में पढ़ाया था कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में शिकार के दृश्यों की प्रधानता है, या कौन सी चित्रकला शैली में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। तो बेटा ये किस शासक के समय ये शिकार के दृश्य बने कोटा में, या कोटा की चित्रकला शैली में, तो उत्तर आएगा कोटा के राजा राम सिंह के शासनकाल में शिकार शैली के ये क्या बने थे, चित्र बने थे। तो ये थे बेटा आज के अपना एक क्वेश्चन सस्पेंस में है, उसको छोड़कर। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारा फायदा जीएस प्लेनेट से और मेरे द्वारा जीके पढ़ाने से मिला होगा। अब बेटा मैं आपको बता दूं, अपने जीएस प्लेनेट के नोट्सों से टोटल 50 क्वेश्चन है और इनमें से 46 क्वेश्चन बेटा एज अपने नोट से आए हैं। और आगे भी मैं मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, सटीक चीज पढ़ाऊंगा और वो एज आपको एग्जाम में देने की। और मैं ऐसी मानी अपना ये घमंड तो इसको नहीं कह सकते बेटा आप भी कि मैं आपको पता है मैं बिल्कुल सीधा और मस्ताने टाइप का एक गुरुजी हूं। तो मैं आपको ये पुनः ये कहना चाहता हूं कि आप जीके के लिए अपने प्रिय गुरु सुरेंद्र महला के साथ जुड़े रहे। मैं आपको मेरी टेस्ट सीरीज और मेरे पढ़ाने का जो वीडियो बनाता हूं या जीएस प्लेनेट आपको उपलब्ध करवाता है, उनके अलावा बाहर आगामी एग्जाम में भी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। तो जो भी सभी विद्यार्थियों को मैं आशा करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हुआ होगा और बहुत सारा लाभ आपको जीएस प्लेनेट से मिला होगा। अब आगे आप अपना होम साइंस का पेपर है वो अपने प्रिय रापचिक और लाडले गुरु दिनेश जी से रापचिक तरीके से हल करें। आ जाओ गुरु जी, बुला दूं बेटा। धन राम राम जी। हेलो, कैसे हो भाई आप सभी? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हमें आपके सामने आपको पता है कि अपन ने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट मिला था। डीटीएस ली थी आप लोगों के लिए 12 घंटे लास्ट में। देखो देखो आपको पता है ना कि समय कम था, फिर भी हमने उस सही समय के आपको सिलेबस तो पूरा कम, देखो 2 चैप्टर थे उनको हमने कंप्लीट नहीं करवाया था, लेकिन उनके नोट्स मैंने भेज दिए थे एग्जाम से 4-5 दिन पहले। बाकी अपने कंप्लीट सिलेबस भी करवा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। इतने कम समय में इतना अच्छा आप लोगों का पेपर गया है, जैसा कि आपके मेरी बात हो रही है काफ़ी बच्चों से। अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि एकदम सही तरीके से, ठीक तरीके से आप आंसर मिलाना और फिर मुझे सब बच्चे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं, ताकि मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊं, ठीक है। और आपको आगामी जो भी सीईटी की वैकेंसी उन सभी के अंदर आपको ऐड कर दिया जाए, ताकि 9929786377, ठीक है। तो आपका विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर इंपॉर्टेंट टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और आपका जो पहला क्वेश्चन है 54 का, देखो भाई इसके अंदर क्या है कि दोनों के तरीके से मैं देखा रहा हूँ कि भाई इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरीके से देखते हुए हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्लीच ऑफन रेफरेंस टू द हाइपो। अब यहाँ पर हाइपो के रूप में कौन सी जो ब्लीच होती है जिसे अक्सर संदर्भित किया जाता है, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। SO2 गैस आपकी रिलीज होती है। तो कौन सा आएगा, सोडियम टेट्रासल्फेट, सोडियम हाइपोसल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट ब्लीच। तो राइट आंसर क्या जाएगा 51 का
सोडियम बाइसल्फेट। आप देखो कि सभी एक ऐसा कर लेना, सभी बच्चों का क्या है कि प्यारे बच्चों कि सभी की आंसर की अलग अलग है। किस तरीके से, जैसे किसी का कोड ए है तो किसी का बी है, किसी का सी, किसी का डी है। आप कैसे करना, ये थोड़ा सा हाइपो लिखो और उसके आगे अपना आंसर मैच कर लेना। बाद में एक बार आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन जरूर कर लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 51 का क्या जाएगा, सी जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है कि दोस्तों कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था। तो कौन से वर्ष से लागू हुआ था दोस्तों, अगर मैं बताना चाहूं तो एग्जैक्ट डेट आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। मैंने बताया हुआ था 29 सितंबर 1954 ईस्वी को ये आपका फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कम आया था, जिसकी मैंने आपको फोर्थ चैप्टर में, फोर्थ जो यूनिट थी ना उसमें से भेजा था। आपको नोट्स में मिला के देख लेना, एज इट आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो टर्म एनर्जी यूज फॉर क्लियरिंग सिस्टम पेंट एनर्जी अकरिंग वह द इमोशनल एक्सप्रेशन कॉल्ड एज द। अब ये क्वेश्चन है आपका 54। अब यहां पर क्या पूछा गया है, 54 क्वेश्चन, 53 हो गया ना, सॉरी 53 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है, एक सेकंड, आपसे पूछा गया 53 नंबर के क्वेश्चन में कि भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने पर उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी सिस्टम होता है, ऊर्जा प्रणाली को साफ करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है। बोले तो कौन सा शब्द यूज किया जाता था, तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता था, इमोशनल कैथेरेसिस। इमोशनल कैथेरेसिस, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सी जाएगा, ध्यान से लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। चलो अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जिसको इसके आंसर की सही पीडीएफ चाहिए तो वो भी मुझे मैसेज कर देना बेटा। ठीक है, धन को नियोजित राशि को विभाजित करके अलग अलग लिफाफे में, मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया थी कि भाई पैसा नहीं बचता था तो उसमें एक लिफाफा बना दिया जाता था, उस लिफाफे में लिख दिया जाता था ये सब्जी के रुपए हैं, ये उसके रुपए हैं, और ये अलग अलग लिफाफों के अंदर धन को पैक करके रखना। वो कौन सा सिस्टम था दोस्तों, वो था इन्वॉल्व सिस्टम, बोले तो आपका लिफाफा प्रणाली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बी जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला है 55 नंबर का क्वेश्चन। आप लोगों के सामने क्या दे रखा है, विपरीत लिंग के सदस्यों के प्रति स्तरीय शत्रुपूर्ण, बोले तो अपोजिट विरोध, जैसे मेल का है फीमेल के अपोजिट में, फीमेल का मेल के अपोजिट में, ये जो विरोध होता है वो कैसा होता है दोस्तों, सेक्स मैच्योरिटी, सेक्स एंटागोनिज्म, सेक्स आइडेंटिफिकेशन या सेक्स इम्ब्रेसमेंट। तो हम लोगों ने इसका राइट आंसर क्या बताया दोस्तों, वो होता है सेक्स एंटीगोनिज्म, बोले तो यौन विरोध। यौन विरोध इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। ये भाई मैंने आपको आरडीए में बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था, आपको आरडीए की डेफिनेशन बताई थी कि जो आपकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस था, और 2020 वाला मैंने कहा था, 2022 का आया नहीं है, 2020 वाला पढ़ के चले जाओ, वीडियो उठा के देख लेना, उस वीडियो में एज इट आया। अब इसमें किसकी पूछ ली है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसमें अगर कैल्शियम की मात्रा पूछी जाए तो कैल्शियम की मात्रा उसको कितनी देनी चाहिए, तो बहुत अच्छे से आप एक बार वीडियो के अंदर देखना कितनी देनी चाहिए थी, 1000 mg पर डे। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये भी बताया था, अगर विटामिन डी हो तो विटामिन डी की कितनी चाहिए होगी, 600 mg पर डे। ये किसकी है, विटामिन डी की। तो ये आप लोगों को याद करके जाना था कि जो विटामिन डी था ये था, और जो आपके कैल्शियम, क्योंकि बोथ आर कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों, क्योंकि कैल्शियम प्रोवाइड करने में हेल्प विटामिन डी करता है, और ये भी कैल्शियम ही प्रोवाइड, कैल्शियम डायरेक्ट रूप से कितना चाहिए हमें, हमें नहीं, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए, ये चीज आपको बता रखी है, याद रखना है। ठीक है जी, अब ये हो गया जनाब। इसके पश्चात हम 57 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन है, ये आ गया सूत विज्ञान से आ गया आपका, तो सूत विधि वाला क्वेश्चन पूछा गया। द मेथड दैट डिटरमाइंस द यार्न नंबर, बोले तो वह विधि जो 1000 मीटर सूत को ग्राम में वजन मापकर सूत की संख्या निर्धारित करती है, तो वो कौन सी आएगी दोस्तों, वो राइट आंसर जाएगा क्या, टैक्स। नैन सर ने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। देखो कुछ यूनिट्स 19 यूनिट में योगदान नैन सर का भी बहुत अच्छा था। 19 यूनिट में से मैंने करवाई थी आपको 5-6 यूनिट मैंने करवाई थी, बाकी 13-14 यूनिट नैन सर ने करवाई थी अच्छे तरीके से, वेल सेटल तरीके से।
ठीक है, तो उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं नोट्सों से। दोनों टीचरों ने मिलकर बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, और वो मेहनत आपकी सफल साबित हुई। और मुझे जब सफल तब मानूंगा जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैसेज जरूर करना किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब बात करते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। 5 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द करेक्टर ऑफ वर्क बिहेवियर प्रपोज बाई। कार्य के चरित्र को प्रभावित करने वाले 5 कारक जिसने प्रस्तावित किए थे, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो वो कौन था दोस्तों? वो था मॉर्विन मुंडेल। कौन था जी? मॉर्विन मुंडेल। जिस बच्चे ने बी कर कहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब आते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। होम मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। गृह प्रबंधन के नियंत्रण चरण के विभिन्न पहलू कौन से हैं? भाई यहाँ पर होम मैनेजमेंट के जो अलग अलग पहलू हैं वो कौन से जाएंगे? तो यहाँ पर एक दे रखा है स्फूर्तिदायक, चेकिंग और समायोजन। ये सारे के सारे किसके पहलू हैं? होम मैनेजमेंट के। बोले तो 59 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका? बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 के बाद आते हैं 60 पे। तो रहा है ना? हाँ स्पष्ट दिख रहा है जी। नहीं दिख रहा तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। ये पूछा है सिलाई मशीन से पूछा आपका। कर्व नीडल इज यूज। बोले तो घुमावदार सुई का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है बच्चों? आपसे पूछा गया तो इसका अगर पूछा जाए तो फॉर अपहोल्स्ट्री वर्क। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? अपहोल्स्ट्री काम के लिए किया जाता है। मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आपको आंसर बता दूंगा ताकि आप चेक कर लें। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 61 क्वेश्चन में। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। अरिस्टोटल नाम के वैज्ञानिक थे जिसको हम बायोलॉजी के फादर भी कहते हैं, जूलॉजी के फादर भी कहते हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन से, संचार से रिलेटेड एक मॉडल दिया था और उस मॉडल के अनुसार क्या होना चाहिए राइट आंसर 61 का? तो उसका राइट आंसर होगा भाई पहले स्पीकर आएगा, स्पीकर के बाद स्पीच होगा। अब स्पीच के बाद वैसे तो एक और चीज होती है ऑक्सीलेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर ऑक्सीएशन जिसको हम बोलते हैं। यहां पर नहीं है, नहीं है तो हमें वो नहीं है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका ऑडियंस होता है, देन लास्ट में क्या होता है? उसका इफेक्ट होता है। तो यहां पर राइट आंसर स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। तो सी राइट आंसर चला जाएगा 61 का, जिसका रचनात्मक, स्पीच और श्रोता, ये आपका चला जाएगा सी। किसका? 61 का, कि अरिस्टोटल के संचार के मॉडल को सही क्रम यही जाता आपका। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन 62 थोड़ा सा आपको मैच करवाया है। ठीक है, गुजरात एम्बेसी की जो कढ़ाई है वो किस प्रकार की है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। ये रहा 62 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गुजरात की कढ़ाई की प्रकार है? मोची भरत, सूप भरत, अल्फा भरत और इसके अलावा आबला भरत। तो यहाँ पर जो गुजरात के अंदर कौन कौन सी कढ़ाई होती है? मोची भरत भी होती है, उसके अलावा सूप भरत भी होती है, और एक होता है आबला भरत। तो यहाँ जो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, बोले तो यहाँ भी यही डी वाला। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 62 का डी। 62 का क्या जाएगा दोस्तों? 62 का जाएगा आपका डी आंसर लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं 63 क्वेश्चन की ओर। ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड दिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ 10 to 20 कितने पीपल का? 10 से 20 पीपल का, फॉर्म बाय देम टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जैसे स्वशासन लोगों का एक समूह है जिनके द्वारा स्वेच्छ से सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। और इसके अंदर ये ग्रुप बनाने की जो शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों, कब हुई थी? 2007 के अंदर हुई थी। और 2007 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये खासकर महिलाओं के लिए, जो फीमेल जिनकी एज 18 साल से 65 की एज है फीमेल, वो इसके अंदर भाग ले सकती थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सी। ठीक है, कई जगह यहाँ पर बुक्स में लिख रखा है लेकिन नहीं, डाटा जो है इसका ये कहता है कि सी। 64 की बात करते हैं। बहुउद्देशीय परिचालन अंतरिक्ष प्रणाली है जो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन आदि प्रदान करती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी प्रणाली है जो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन आदि जो आज अपने घरों के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, तो वो कौन सी प्रणाली है? तो उसका आप लोगों को राइट आंसर क्या करना था बेटा? उसका करना था SIT। बोले तो साइट जिसको हम बोलते हैं। ये सब जगह क्या चीज प्रोवाइड करती है? टेलीकम्युनिकेशन और टेलीविजन इत्यादि। अब चलते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन पे। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के ऑप्शन दिखे। इस फिनिशिंग तकनीक में जो सूती कपड़े होते हैं उसको कंट्रोल स्थितियों में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में डुबोया जाता है, स्कोरिंग, डिगुमिंग, डिसाइडिंग, मर्सराइजिंग। तो कौन सा आएगा इन चारों में से जिसके अंदर उसको डुबोया जाता था? नयन सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा कि किसके अंदर डुबोया जाता था। मर्सेंटाइजेशन जो आपकी थी, मर्सराइजिंग जो आपकी लास्ट जो मेथड था जिसके अंदर ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डुबोया जाता है। इतना अच्छा आपको सूत्र विज्ञान पढ़ाया था और फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है ना, तो बड़ी शर्म आ रही होगी आपको खुद को अपने आप पर, इतनी दिन मेहनत करने के बाद भी गलत करके आ रहे हो। अगला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है ये। खालिस्तान आर द मीन्स ऑफ अटेनिंग द अदर वैल्यूज। ऊपर वाले का आंसर डी करना था भाई 65 का, मैं पहले बता देता हूं। मर्सराइजिंग आप लोग याद रख लेना। अब क्वेश्चन नंबर है 66 में पूछा अन्य मूल्यों को प्राप्त करने वाला साधन क्या होता है? रचनात्मक होता है या फिर नॉन मेटिंग होता है या इंटरनल होता है या सहायक होता है? तो 66 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या जाएगा आपका? डी। कैसे होता है? इंस्ट्रूमेंट बोले तो सहायक। कैसे होता है दोस्तों? सहायक होता है। 66 का क्या जाएगा? डी राइट आंसर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा आप लोगों की नजरों के सामने। द लास्ट स्टेप इन मैनेजमेंट प्रोसेस। आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस होती है उसका लास्ट स्टेप क्या होता है? कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, यूलिटिंग और प्लानिंग। तो पहले प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है, सेकंड लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग और सबसे लास्ट स्टेप क्या आएगा आपका? मूल्यांकन। बहुत साफ शब्दों में सर ने होम मैनेजमेंट वाले में बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसे आप नोट्स उठा के देखना। देखो मैं विश्वास नहीं होता ना आपको, मैंने जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप में लास्ट टाइम किसी की इतनी वो नहीं होती अंदर से कि कर पाए, मैंने लास्ट टाइम पूरे 19 यूनिट्स की आपको नोट्स भेजे थे बिल्कुल फ्री और विद पीडीएफ। और आप जिनको बच्चों ने मेहनत करने वालों के पास पूछ गए होंगे, अब जब आप लेट जुड़े तो फिर आपकी गलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास समय है। जो बच्चे आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप सीईटी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। अब वैकेंसी आपकी सीईटी का एग्जाम होगा, कब होगा? सीईटी कॉमन इंटरेस्ट एंड। अब जितने भी एग्जाम होंगे ना वो सीईटी के अंदर होंगे और ये करवाएगा कौन? कर्मचारी बोर्ड। 12th के बेस पे होगा एक, तो 12th बेस पे जैसे एलडीसी की वैकेंसी आती थी पहले, आपके कांस्टेबल की वैकेंसी आती थी और कई वैकेंसी, इधर आपके ग्रेजुएशन बेस पे पटवारी वगैरह आती थी, ये सारी के सारी सीईटी के अंडर में आ गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अभी सीईटी का एग्जाम 12th वालों का होगा, 12th जिसने 12th की उनका तो होगा फरवरी 2023 के अंदर, और जिनकी ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया डजेंट मैटर, बस आपको सीईटी के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा, इंडियन जीके, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो हमने अभी से साइंस वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, रिकॉर्डेड रूप में आपको मोर देन 50% कोर्स तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बाकी लाइव चल रही है आपकी प्रैक्टिस। तो अभी से ग्रेजुएशन बेस वाले 12th वाले कर लो, जिसको भी इंटरेस्ट हो तो मैसेज जरूर कर लेना जीएस प्लेनेट को ऐप डाउनलोड करके। तो अभी आपके पास मौका है, घबराने की जरूरत नहीं है, अगले 6 से 7 मंथ के अंदर हम कोई ना कोई जॉब जरूर लेके रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 68 नंबर का। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट दिया हुआ है, टेम्परेचर क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रेशर कुकर इज। अब प्रेशर कुकर के अंदर अगर हम नेट पे सर्च मारते हैं तो वहां लिख रखा है 114 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों के बीच में ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो राइट आंसर प्रेशर कुकर वाला हम क्या करके आएंगे प्यारे बच्चों? बी करके आएंगे। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ये भी हमने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। तो वो टेम्परेचर के कारण बॉइलिंग टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि क्या बनती है प्रेशर कुकर में? भाप बनती है, और जब भाप बनती है तो दिक्कतें आती है जी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या था, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जिन महिलाओं जो प्रेगनेंसी का समय होता है उस समय क्या करते हैं, कुछ गैर पदार्थ होते हैं, बोले तो नॉन फूड जिनको हम बोलते हैं, लाइक क्ले, मिट्टी खाने लग जाती है, स्लेट खाने लगती है, चौक जो खाती है वो, उनकी जो खाने की जो लालसा और बढ़ जाती थी, तो उस लालसा को क्या कहा जाता है? कौन सी चीज थी जिसको वो खाती थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जिसको हम बोलेंगे पीका। क्या बोलते थे उस प्रोसेस को? पीका। गर्भ अवस्था वाले आपको नोट्स भेजे थे ना, उसके अंदर देखना आप, 3rd यूनिट में से क्वेश्चन दिया है इन्होंने। तो ये लालसा बढ़ जाते पीका, ये क्यों बढ़ी? क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि हमारे शरीर में किसकी कमी आ रही है? मिनरल की कमी आ रही है, मिनरल डेफिशिएंसी है, और मिनरल की कमी आ रही है, मिनरल डेफिशिएंसी है। देन द राइट आंसर इज बी, सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री सार गर्मित जानकारी को ग्राफिक और समझने के लिए मतलब ग्राफिक द्वारा प्रस्तुत करती है? तो ये बहुत आसान सा, तो किस चीज के ग्राफिक के द्वारा चार्ट्स बनाकर, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह ग्राफिक की पिक्चर्स वगैरह के अंदर हाईलाइटेड चीजें यूज होती है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, चार्ट्स। तो आंसर क्या जाएगा 70 का, कौन सा 70 का डी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं 71 पर। 71 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए कौन सी फूड सामग्री का सुझाव किया जा सकता है? तो बहुत सही करके आई है, देखो जिस बच्चे का पेपर है ना वो भी मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर रही है। तो बारीक कटे या कद्दूकस किए हुए फल, और जिसको नहीं आ रहे उसने इसने छोड़ दिया। आपको भी ऐसा ही करना था, मैंने समझा के भेजा था, जो आए वो करना है, जो नहीं आए उनको छोड़ देना है। लेकिन तुम लोगों ने गलती कर दी, क्या सब, क्योंकि देखो राजमा वैसे तो प्रोटीन चाहिए लेकिन इनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। बुढ़ापे के अंदर प्रोटीन क्या बिल्डिंग, तो इसलिए उनको क्या करते थे घर वाले बारीक छोटे कटे कटे, क्योंकि दांत खत्म हो जाते हैं बुढ़ापे के अंदर, तो वो ऐसे चबा के तो इन चीजों को खाने, तो इसके लिए क्या कद्दूकस किए हुए फल वगैरह ही देते थे जो उनके शरीर में पूर्ति करती है। उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो ये भी आपका कम्युनिकेशन वाले से दिया था। क्वेश्चन कितना आसान है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। अब भाई कम्युनिकेशन मॉडल की हमें करेक्ट सीक्वेंस पूछी है क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर। तो ठीक इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी कि सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन सही आंसर दे रखा, प्रेषक, संदेश, माध्यम, उपचार व प्रापक। बोले तो सेंडर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, रिसीवर। राइट आंसर इज 72 का इज फर्स्ट ए। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 72 के बाद 73। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो दो क्वेश्चन दिए हैं फाइबर से, एक में मजबूत पूछा है और एक में फर्स्ट फाइबर पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पूछा है द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर विच हैज गुड इलास्टिसिटी एंड स्प्रिंगनेस एंड बेस्ट सिचुएटेड फॉर मेकिंग द सॉक्स। तो भाई जुराब वगैरह बनाने के लिए कौन यूज करते हो? तो उसके लिए हम लोग कॉटन का यूज करते हैं। भाई जुराबे भी किसके आते हैं? कॉटन के आते हैं। तो आप लोग क्या करके आओगे? इसका राइट आंसर 73 का कॉटन, बोले तो सी इज द राइट आंसर। 74 ये आ गया। ये कितना आसान क्वेश्चन, ये आपको डिटेल्स करवा रहा था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बच्चों ने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है कि सर ये क्या होता है, तो बताया था माँ का जो 3 से 4 दिन दूध दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम जो पीले रंग का चिपचिपा दूध होता है जो कि किसी बच्चे के जन्म के 3-4 दिनों के दौरान स्रावित होता है, उसमें क्या होती है? एंटीबॉडीज। और ये भी बताया था एंटीबॉडी कौन सी होती है माँ के दूध में? IgA, बहुत अच्छे से, जो क्या करती है? रोगाणु से रक्षा करती है। एंटीबॉडीज के टाइप भी समझाए थे, सारी एंटीबॉडीज के टाइप्स और उनके कार्य, लेकिन आप लोगों ने मेहनत की है तो उसका सफलता जरूर मिलेगी, टेंशन ना लो जी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, यदि उपभोक्ता जिस मुआवजे की मांग कर रहा है वह 1 लाख से कम है तो वह जा सकता है जिला फ्रेम, बोले तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेम। राइट आंसर इज सेकंड। तो वो कहाँ जा सकता है बेटा? जिला फ्रेम में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेम में जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 76, ये दे रखा है, ये रहा, इतनी अच्छा क्वेश्चन है। समावेशी, बोले तो इक्वल, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस चीज को रेफर कर रही है? इसके अंदर क्या था कि जो सामान्य बच्चे थे उन्हीं बच्चों के साथ जो दिव्यांग बच्चों को बैठाकर जो शिक्षा दी जाती थी वो कौन सी थी आपकी? राइट आंसर क्या जाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम बोले समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 76 का ए। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं 76 के बाद 79। देखो, हेल्थ इज ए स्टेट, स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। यह शब्द किसने कहा था? हेल्थ इज ए, अरे मैं ये इस चैप्टर के लिए मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तुम्हें एक 5 घंटे की क्लास दी थी डिजीज वाली, और मैंने कहा था बेटा पढ़ लेना, ये मैंने बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई थी, आप लोग एक बार पढ़ के चले जाना डिजीज। उसकी पहली लाइन देखना आप उठा के, मैंने WHO की परिभाषा की स्वास्थ्य मैंने शुरू करने से पहले मैंने बताया था किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही हेल्थ कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। और ये किसने बताया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। फिर उसके अलावा डिजीज करवाई थी, बैक्टीरियल डिजीज, जिससे भी क्वेश्चन आया, भी थोड़ी देर बाद आपके सामने आएगा कि सर क्यों करवा रहे हो, तो हमारे काम के लिए। अब पता चला कैसे काम आती, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमने पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन है एग्मिसिंगर के डी के अनुसार खालिस्तान एक शिक्षा और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। क्वेश्चन नंबर 71, इसको मैंने छोड़ा है, इसको मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, और वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 संदर्भ में जा रहे हैं।
ये इसका संदर्भ, ये देखो साइकोलॉजी हम नहीं कर सकते, इसका या तो न्यूट्रिशन या दर्शन शास्त्र, ठीक है। बाकी अभी इसका सस्पेंस है इस क्वेश्चन का, ये मुझे सही तरीके से इसका नहीं पता, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। आंसर क्या है तब देख लेना। दो या तीन क्वेश्चन है जिनको मेरे लिए सस्पेंस था, मैंने उनको सोल्व नहीं कर पाया, या समझो एक तरीके से जिन पे डाउट था, जिनका क्लियर आंसर नहीं मिल रहा एनसीईआरटी या कहीं से भी, नेट से वगैरह, सही सब जगह से, तो इसको सस्पेंस है, एक अपने हिसाब से देख लेना 78 नंबर का, ठीक है। आपको जो बेस्ट लगे नेट से कहीं से भी सर्च करके आप उसको राइट मान लेना। विच न्यूट्रिएंट्स, अरे यार पता नहीं कितनी बार इस चीज को तुम्हें पढ़ाया गया है कि आपके शरीर में वर्दी व मरम्मत, भाई बॉडी बिल्डिंग को किसको कहा जाता था, प्रोटीन को। भाई विटामिन तो ऊर्जा देते ही नहीं है, विटामिन तो स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं जाएगा, वसा भी नहीं जाएगा, देन राइट आंसर क्या जाएगा आपका, देन राइट आंसर विल बी प्रोटीन। प्रोटीन आपका सही आंसर चला जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर हो सकता है आपको बोनस मिल जाए। क्यों बोनस मिल जाए? 80 नंबर का क्वेश्चन समझना ध्यान से। अगर आप ये 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी उठाओगे, हम क्योंकि देखो रेट किसके बेस पे, एनसीईआरटी के बेसिस पे लगा सकते हैं, वो उठा लो, या फिर कोई भी एनसीईआरटी बुक उठा लो जिसके अंदर देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है एम्फिला इस्थमस जंक्शन के ऊपर होता है, आपको अच्छे से पता है, और एम्फिला इस्थमस जंक्शन के होने के पश्चात यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेचन के कितने दिन पश्चात जाइगोट रहता है। तो अब जाइगोट क्या होता है बेटा, जो यूट्रस के अंदर जब एंट्री होती है वो 3 से 5 दिन के अंदर रह जाती है, ठीक है। 3 से 5 दिन के बाद अगले जो 6 दिन है उनके अंदर तो ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया, 1 महीना दे दिया, 4 सप्ताह दे दिया, 2 सप्ताह दे दिया, 3 सप्ताह दे दिया, तो इसमें हो सकता है बोनस मिल जाए। और राइट आंसर क्या मानता है, अगर मानेगा ना तो सबसे मिनिमम वाला ही मानेगा, 2 वीक वाला ही, ठीक है। मानेगा तो 2 सप्ताह वाला, नहीं तो इसको आपको बोनस के रूप में ही मिल सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन दिया ही नहीं है जो देना चाहिए था, ठीक है। तो 80 नंबर के क्वेश्चन को आप ऐसे याद रखना है जैसे मैंने बताया। अब बात करते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन। ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी व्यक्ति के घाव है चोट लगने पर, तो उसको आप क्या प्राथमिकता वाले उपचार दोगे, ठीक है। बाह्य पदार्थ को बाहर निकालोगे यदि क्या वह मौजूद है, या फिर घाव पर मलहम लगाओगे, घाव के ऊपर रसोई रुमाल लगाओगे, क्या करोगे जल्दी बताओ। 81 नंबर के क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आप बताओ। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इसके अंदर, ठीक है। तो इस बच्ची ने बिल्कुल सही लगा रखा आंसर। क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। रसोई की रुमाल लाके थोड़ी रखोगे, किचन का कपड़ा देखो कितना बेवकूफ, मलहम कहाँ से लाओगे इतनी जल्दी, जब खून ही नहीं, खून जब आपका बह रहा है तो वो खून बह रहा है तो उसके ऊपर मलहम कहाँ से लगाओगे, ठीक है। उसके अलावा बाह्य पदार्थ को बाहर निकालें यदि मौजूद है तो वो कब निकाल पाओगे, जब आपको पानी से साफ कर। तो पहले सबसे पहले ब्लीडिंग रोको, ठीक है, सबसे पहले प्रेशर लगा के ब्लीडिंग रोकनी होती। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों 82 नंबर का क्वेश्चन। ये देखो मैंने कहा था ना बायोलॉजी का क्वेश्चन है, दे दिया उठा के। साल्मोना टाइफी पूरा नाम होता है, माइक्रोबैक्टीरियम जो है, जो के कारण कर्म से कौन से विकार से रिलेटेड है, तो ये दोनों ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते थे, और टाइफाइड, ये दोनों डिजीज से रिलेटेड है। इनसे यक्ष्मा व आंतर जवर जिसको हम बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। सी इज द राइट आंसर। हाँ, साल्मोना टाइफी टाइफाइड के लिए माइक्रोबैक्टीरियम सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन जाएगा बेटा इसका, सी नहीं जाएगा। 82 का जाएगा बेटा फर्स्ट, 82 का जाएगा फर्स्ट, सॉरी। पहले आपका टाइफाइड आएगा, टाइफाइड आएगा साल्मोना टाइफाई से, और माइक्रोबैक्टीरियम से क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस। तो 82 का राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट करना जी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ये ऊपर वाला ऑप्शन नहीं देखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आत्तरजोर पहले आएगा फिर यक्ष्मा आएगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। बहुत अच्छे से करवा रखा है यार, अब पढ़ के नहीं गए तो वो गलती तुम्हारी है भाई। हमने अपना कर्म किया था, अगर अब आपने अपना कर्म नहीं किया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कंज्यूमर वाला तो यूट्यूब पे करवाया था। एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है जब विक्रेता द्वारा एक उपहार वाउचर दिया, भाई वाउचर आपको मिल रहा है, गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, तुम जाके शिकायत कर क्या होगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विक्रेता की एमआरपी से अधिक आपको कीमत, मैक्सिमम रिटेल जो प्राइस है उससे ज्यादा आपको वसूल है, तभी तो जाके कहोगे कि कंज्यूमर देखो ये मेरे को 100 रुपए की चीज 400 रुपए में देने की कोशिश कर रहा है, तो वो समस्या आई ना, तभी तो जाके आपने शिकायत की ना। तो वो शिकायत किस कारण से कर सकते हो, आपको समझ में आ गई। तो 80 कौन सा है, 83 का आएगा आपका सेकंड राइट आंसर। अब आता है 84 पे।
बेटा क्वेश्चन अभी 150 तक है, 84 में पूछे, आराम से सब्र रखते हुए आंसर करते रहो। मूल्य पैटर्न के उपायों का वह सेट है जो हमें प्राप्त होने वाली रुचि और संतुष्टि के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मूल्यों को, मानकों को, लक्ष्य को, उद्देश्य को, भाई किस चीज को करते हैं, तो वैल्यूज जो है उसको करते हैं सेटिस्फाई। तो 84 का राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा जी। 85, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ब्लू विच इज मिक्सर ऑफ आयरन सल्फेट एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूसियन ब्लू बोलेंगे। कौन सा ब्लू बोलेंगे, प्रूसियन ब्लू, जो आपकी सूत विज्ञान से आया है। कौन सी विज्ञान से, सूत विज्ञान से आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 86, ये देखो 86 दे रखा है। ट्रिविस्टेलेस कताई प्रक्रिया जो अस्थायी रूप से चिपकने वाले गोंद द्वारा फाइबर को बांधकर यौन बनाती है, वो ट्यूलो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिस होगी, वोर्टेक्स होगी या एयर जेट होगी। तो नैन सर ने बताया हुआ आपको कौन सी होगी बेटा, ट्यूलो होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 87 के ऊपर। ये देखो, अब आपको सिलाई मशीन की देखभाल करनी है, तो 87 के में क्या करोगे, सबसे पहले उसकी सफाई करोगे, फिर उसके ऊपर पैराफिन वाला ऑयल डालते हैं, फिर उसका भंडारण करते हैं, फिर उसकी मरम्मत करवाते हैं। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। 88 का, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये लाइन है डायरेक्ट पूछी हुई है। ट्विस्ट पर इंच इन मीडियम ट्विस्ट यून, बोले तो मीडियम ट्विस्ट यून में ट्वीट प्रति इंच कितना होता है, तो कितना होता है 4 से 7 TFI, 0 से 3 TFI, तो यहाँ पर आएगा 3 to 7 TFI। ये क्वेश्चन सर का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन नया भी हो, सर ने कराया भी हो, मुझे सर से बात करनी, आप देख लेना। ठीक है, करवाया होगा शायद आपको 88 का डी। तो नॉर्मल क्वेश्चन 88 का क्या करके आओगे आप, डी करके क्या आओगे, करके आ चुके हो। अगला क्वेश्चन है 89 का। पिकिंग, कैंची और ट्रिमर किसके उदाहरण है भाई, ट्रिमर जो आपके नाई वगैरह यूज करते हैं और पिकिंग, कैंची वगैरह, ये किसके उदाहरण है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर आपको कौन से पूछ चुके हैं अपन, 89 में। तो 89 का किसका उदाहरण है, बिल्कुल सही बताइए। दोनों काटने का काम करते हैं, एक दाढ़ी काटने का काम करता है, तो एक कैंची आपके कपड़े काटने का काम करती है। डी आंसर जाएगा उसका। 90 की बात करते हैं। एक अच्छे बजट की विशेषताओं में यह है कि वह क्या होगा, रियलिस्टिक होगा, यथार्थवादी होना चाहिए। इस बच्चे का ये पेपर में प्राउड फील हो रहा है कि जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसने सही किए हैं, गलत तो छेड़े ही नहीं इसने, इतनी मेहनत की होगी। 91, गतिविधियों का समूहीकरण जो कि एक अनुक्रम का पालन करता है और एक समय ब्लॉक में फिट है, अगर बात करें तो ब्लॉक में फिट होता है, जिसकी बचत करने में मदद करता है, तो वो किसकी बचत करने में हेल्प करेगा प्यारे बच्चों, तो वो आपके ऊर्जा और समय में। वाह, ये भी क्वेश्चन है, ऊर्जा और समय के। 92 नंबर का क्वेश्चन है, पीने के पानी के लिए अनुशंसित अवशिष्ट क्लोरीन का न्यूनतम स्तर कितना होता है। तो पीने के पानी के लिए जो क्लोरीन की मात्रा है, ये क्वेश्चन छेड़ा ही नहीं भाई आपने। ठीक है, तो इसके लिए आपको राइट आंसर जो दे रखा है, ये 0.2 से लेकर 0.5 पार्ट पर mm, जो आपके ppm जिसको हम बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 का नीचे ही था क्या, हो गया। 93 पे आते हैं। 93 का ये रहा जी। 93 को देखो जी, ये दे रखा, खालिस्तान इज द टर्म यूज फॉर द वेव्स बैंड्स दैट अकर अलोंग द लेंथ ऑफ फाइबर। तरंगों या मोड़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द जो फाइबर की लंबाई के साथ यूज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, क्रिम्प। क्या कहलाता है, क्रिम्प कहलाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बी चला जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू लेंथ फाइबर्स, लेंथ फाइबर के अनुसार आर क्लासिफाइड हो, तब लंबाई के अनुसार तंतु को किस प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, रेमी और भांग में, फिलामेंट और स्टेपल में, जटिल और टेक्सचर में, नवीनता और स्टेपल में। तो हम किसके अंदर डिवाइड करते हैं बच्चों, इनको हम इनको करते हैं फिलामेंट और स्टेपल करने वाले के अंदर। तो 94 का जाएगा बी।
96 नंबर का क्वेश्चन है, 11 वर्ष की आयु में बच्चों को अमूर्त और व्यवस्थित बोले कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ 95, तो उसको क्या दिया जाता है, उसकी जो वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित हो जाती है, इस व्यवस्था को या इस अव्यवस्था सॉरी उसको हम क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे 95 में, तो बहुत बेहतरीन है सी, औपचारिक सक्रियता अवश्य, बोले तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो याद रख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 95 तक हमने ये सोल्व। अब आपको लग रहा होगा कॉन्फिडेंस कयो का लूज हो चुका है, यहाँ पर गलत होने पर कयो का कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो चुका है कि यार इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। 96 हमारे सामने है। 96 क्वेश्चन क्या है कि संचार की व्यक्तिगत दृष्टिकोण का एक लाभ क्या है। यह क्या करती है दोस्तों, हार्दिकता का विकसित करती है। क्या करती है, किस चीज को विकसित करती है, ये भी देखो सही लगा रखा। 97 का, बेलारी और बीजापुर के बंजारे कर्नाटक और हैदराबाद में कढ़ाई करते हैं, किस चीज की करते हैं, कसूती की, जरदोजी की, लंबाड़ी की, चिकनाकारी की। 97 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा, आपने क्या लगाया कसूती, तो आप लोग भी अपने चेक करते रहो भाई, सारे के सारे कितने कसूती कसूती हम याद रख सकते हैं। 98 की अगर हम बात करते हैं, चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव इज ए स्टेप, किस चीज का स्टेप है, आपके कंट्रोलिंग का है, प्लानिंग का है, मॉनिटरिंग का है, इवोल्यूटिंग का है, किस चीज का स्टेप है, चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव इज ए स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 98 द राइट आंसर क्या जाएगा, किस चीज का स्टेप है, वो है प्यारे बच्चों प्लानिंग। ठीक है, किसका प्लानिंग, देखो दो क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से होम मैनेजमेंट वाले। अब 98 के बाद आते हैं 99 पर। अब फास्ट आपको कहोगे सर स्पीड से चलो, स्पीड से हम नहीं चल सकते। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से करना था कि जब आप समय योजना बना रहे हो उस समय शामिल चरणों की व्यवस्था करनी होगी, तो सबसे पहले आपका बिल्कुल सही जाएगा, सभी कार्यों की सूची बनाने के उसको शामिल करना होगा। दूसरा, कार्य को संपन्न करने का अनुमानित समय निर्धारित करना होगा, फिर समय का क्रम निर्धारित करके उसका वेट करना होगा, फिर योजना को लिखेंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, इसका फर्स्ट जाएगा, सेकंड नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे बनाया जाता है, कब प्यारे बच्चों, 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को क्या बनाया जाता है, हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। तो आपको क्या करके आना था, 15 मार्च वाला। ठीक है कितना आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट लिखा हुआ मिल रहा है। टीसू वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक्त आस्तीन के प्रकार कौन से होते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे पूछते हैं, कितने कर लिए अपने, 100 हो गए ना, वाह। अब 101 पे आ जाते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तो कौन सा आस्तीन प्रकार होता है, लैग ऑफ मटल, सैडलर, किमिनो या रेगलन। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से नयन सर ने पढ़ाया हुआ है। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ, बोले तो ए राइट आंसर जाएगा, किमिनो और रेगलन, जो किसके लिए, शिशु वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक्त आस्तीन के प्रकार है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 102 नंबर के क्वेश्चन पर। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से दिया है कि 8 ओज, ओज मतलब क्या हुआ, आउंस जिसको हम बोलते हैं, वो कितने कप, कप कौन से होते हैं, यूएस कप के, कितने यूएस कप के बराबर होता है प्यारे बच्चों, 1 यूएस कप के बराबर होता है। कितने, 8 आउंस जिसको हम बोलते हैं। अब जाता है उसके बाद 1 आएगा राइट आंसर ए। 103 नंबर का क्वेश्चन, पारिवारिक जीवन चक्र की वह अवस्था जो माता पिता, एक सेकेंड, जो माता पिता, ठीक है, जो माता पिता वह दोनों पर नहीं अधिक मांगे लाती है, तो जब आपका विस्तारित परिवार होने लगता है तो वो मांगे बढ़ने लगती है। ठीक है, फैमिली की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। 104 नंबर का क्वेश्चन है, लिंग में से कौन सी विशेषता गर्भ निरोधक विधि में होनी चाहिए, तो वो क्या हो सकती है बोले तो आप कौन सी गर्भ निधि विधि के अंदर जो भी आप टैबलेट यूज करते हो जिसको हम आसानी से यूज कर सके, महंगा नहीं, एप्रबाई नहीं, सहवास नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर जिसको हम आसानी से यूज कर पाए। अगला क्वेश्चन है 105 का, द स्टैंडर्ड लिक्विड मेजरिंग कप ऑफ कैपेसिटी। अब ये क्वेश्चन क्या है, इतना कंफ्यूज कर रखा है इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर तो जाना चाहिए था कितना प्यारे बच्चों, 250 ml, एक स्टैंडर्ड जो मेजरिंग कप के लिए, तरल मापने का जो एक कप होता है उसके लिए, लेकिन हमने वहां 250 के लिए इसके अराउंड 240 पे कम तो करेंगे नहीं, हम ज्यादा ही करेंगे, कितना, 260 ml, 260 ml। ठीक है,
ऑप्शन में नहीं है तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हमेशा कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोच विचार के भी काम करना होता है। शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को चाहिए कि वह सभी दस्तावेज क्या कर ले, इकट्ठा कर ले। आप शिकायत करने से पहले आपको क्या करने होंगे, जितने भी दस्तावेज होंगे बेटा वो सारे के सारे इकट्ठे करने होंगे, तभी तो जाके शिकायत कर सकते हो। फर्स्ट इज राइट आंसर। हींग में पाई जाने वाली आम मिलावट नॉर्मली, बिल्कुल सही है। सोप स्टोन जो है वो सेल खेड़ी जिसको हम बोलते हैं, इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा, बी। सेल खेड़ी क्या होती है, एक आम मिलावट होती है जो हींग के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर बोले तो एसोफोटिडा के अंदर पाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है 108, द फर्स्ट मैन मेड फाइबर, कितना आसान क्वेश्चन दिया है। वो कौन सा है प्यारे बच्चों, रेयोन जो है पहला मनुष्य के द्वारा बनाया गया फाइबर है, तो रेयोन आप आंसर कर देना। अब इसमें मूलभूत बुनाई के चरणों का हमें क्रम व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर मूलभूत बुनाई के अंदर हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, तो मूलभूत जब आपकी ये होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पर साइबन करते हो, फिर उसके बाद उठाना होता है, फिर उसके बाद उसको मारना होता है, उठाना, और फिर उसके बाद फिर छोड़ना होता है। तो बोले तो डी राइट आंसर चला जाएगा 109। अब चलें भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बताओ कि भाई, हाँ, हाथ से सिलाई करते हुए मध्यम उंगली की रक्षा करता है। अब कई बच्चों को दिक्कत क्या थी कि वो इंग्लिश का नहीं पढ़ पाते हैं बेटा, आपको इंग्लिश व हिंदी दोनों का ही पढ़ना होता है ऑप्शन, ठीक है। अगर आप दोनों पढ़ लेते ना तो आपको फिर दिक्कत नहीं आती, कुछ क्वेश्चन की हमें हिंदी आती है तो कुछ की हमें इंग्लिश आती है, ठीक है। तो हम दोनों ही हमें ऑप्शन पढ़ने होते हैं, अगर आप दोनों ऑप्शन पढ़ के जा रहे होते ना तो आपको ये समस्या नहीं आती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 110 पे हम लोग पूछ चुके हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, थिम्बल, ठीक है, जो उंगली की जो रक्षा करता है वो हम लगा के रखते थे ना सिलाई करते समय, जो आपकी उंगली कट ना जाए उसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी नजरों से नजरें मिलाते हुए ये रहा। अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के अनुसार प्याजे की संवेदी गामक चरणों की व्यवस्था करें। प्राथमिक परिवर्तन प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिक्रिया, ये कौन सा मध्यम परिवर्तन प्रतिक्रिया, कौन सी चीज जो है यहाँ पर सही व्यवस्थित कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रतिवर्ती योजनाएं आएंगी, फिर उसके बाद आएगी प्राथमिक, फिर ये आएगा आपका प्राथमिक परिपत्र होता है, फिर उसके बाद क्या होता है माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रियाओं का समन्वय होता है, देन लास्ट क्या, मानसिक प्रतिनिधि। तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, सेकंड। 112 का ऊन जो होती है उसका कार्बोनाइजेशन किया जाता है रेसे से चिपकी हुई वनस्पति सामग्री को जलाने के लिए, गंदगी हटाने के लिए, ग्रीस हटाने के लिए, सूखा पीसना हटाने के लिए। तो 112वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या करके आना था आप लोगों को, बी करके आना था। क्या जाएगा, गंदगी हटाने के लिए आप ऊन फाइब्रिनेशन करते हो, बोले तो क्या करते हैं बेटा, ऊन फाइब्रिनाइजेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 113, ये भी देखो सीधी डेफिनेशन आई है, किसी रंग का हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है। तो किसी रंग का हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है, वो मान कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। राइट आंसर जाएगा ए। पदार्थ जो बुखार का कारण बनते हैं, ये भी देखो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता रखा है, जो बुखार बनाते हैं, जो बुखार कोज करते हैं, वो क्या होते हैं, पायरोन्स या फिर पैथोजन जिसको हम बोलते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा। अगला है सैनिल यौन, एक प्रकार है सैनिल यौन जो है, सूत जो है वो कॉम्प्लेक्स सिंगल यौन का है, साधारण यौन का, साधारण 3 प्लाई यौन है या कॉम्प्लेक्स प्लाई यौन है। तो इस क्वेश्चन नंबर 115 का आपको क्या करके आना था, क्या था बेटा, ये था एक कॉम्प्लेक्स प्लाई यौन है। अब क्वेश्चन नंबर 116, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड द एडिशन क्लोरीन रिक्वायरमेंट। भाई प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो गर्भावस्था के दौरान शुरुआत की जो सेकेंड मंथ है, जब आपको चाहिए होती है 350, तो यहाँ पर पूछा अवधि के दौरान औसत आवश्यकता, तो 350, और मैक्सिमम अगर हम जाएंगे तो 450 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा की तो लास्ट के मंथ में रिक्वायरमेंट होती है। तो शुरू में तो 350, और अब इन दोनों का अगर वो एवरेज देके 400 किलो कैलोरी ना दे दे, लेकिन हमें तो 2020 के आरडीए के अनुसार मिनिमम 350 शुरुआत के अंदर, फिर बाद में 450 कैलोरी दे रखी है, वही करेंगे हम लोग। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन है 117, दूध और दूध के उत्पाद। अब देखो मैंने कितनी अच्छी से तुम्हें समझाया था बच्चा, कि जब मैं आपको ये प्रोटीन पढ़ा रहा था तो मैंने मिल्क को बहुत साइड में लिख के अच्छे से समझाया था
जो दूध होता है ना उसमें ये चीज याद रख लो कि क्या क्या नहीं पाया जाता। दूध में ना तो आयरन होता है, बहुत अच्छे से याद रखना था आपको, एफ ही नहीं मिलता। उसके बाद मैंने बताया था दूध के अंदर विटामिन सी भी नहीं मिलता है, पर ऊटनी के दूध में मिलता है। लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया मिलता है, ये चीज आपको बताई थी। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। कैसे भूल गए तुम लोग, ये क्वेश्चन गलत करने वालों को मैं उठा के पटकूंगा। कितना आसान था, बहुत आसान। प्रोटीन और कैल्शियम, लोहा तत्व आ गए, इसको कट कर दो, ये भी कट कर दो, तो आंसर सीधा सीधा क्या जा रहा था, सी। तो यहाँ दूध में क्या चीज है, दूध और दूध के मिल्क के प्रोडक्ट, उनके अंदर क्या चीज उत्पन्न, प्रोटीन तो मिलता है दूध के अंदर, और उससे रिलेटेड कैल्शियम भी मिलता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देने में हेल्पफुल था। तो राइट आंसर आराम से सी कर सकते थे। 118 क्वेश्चन, इन संसाधनों में एक है जो सभी के लिए मात्र स्थायी है, परमानेंट है, इसको हम बदल नहीं सकते इस समय। ठीक है, क्षमताएं इंसान की बदलती रहती है, ज्ञान धन सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन समय एक बार चला गया वो कभी नहीं बदल सकता। टाइम नेवर बी चेंज, इट इज वेरी प्रीशियस चीज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सबके लिए क्या होता है, समान होता है, याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 118 के बाद 119वां। दालचीनी जो होती है ना, उस दालचीनी के अंदर आमतौर पर जो दूषित होती है वो मोटी खड़ी होती है, किसके कारण, जो केसिया बार्क होती है ना, बोले तो 119 नंबर का आंसर क्या जाएगा, किसके कारण होती है बेटा, केसिया बार्क। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्वेश्चन का हम लोग क्या करके आएंगे, केसिया बार्क, बी। उसके बाद चलते हैं, 19 था क्या ये, इसने दोबारा ये 2 बार भेज दी फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। के बाद चलते हैं, 119 हो गया, 120। अगला क्वेश्चन है 120वां, कि एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल स्टेन, पशु दाग जो होता है उसका, बेटा काली स्याही नहीं जाएगा, क्या जाएगा, एग जाएगा। एग, मीट वगैरह ये सारे किस की ओर चलते हैं। इतना क्वेश्चन देख लिया था, बीच में थोड़ा इश्यू हो गया था, रुक गए थे, अब आगे वापस करते हैं। तो 121वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। अपन 121 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों जो आवेगी कंट्रोल होता है, उस प्रकार का जो परिवार से संबंध, मतलब क्या करता है, जो बच्चा होता है चोरी करने की कोशिश करता है, माइंड के अंदर संदर्भित रहता है, तो वो कौन सी डिजीज होती है, वो होती है क्लिप्टोमानिया। बोले तो क्लेप्टोमानिया एक ऐसी डिजीज हो जिसमें बच्चा कोशिश करता है किस चीज को, चोरी करने को। ठीक है, तो इतनी चीज होने के बाद अब अगला क्वेश्चन 122 नंबर का, इनफैक्ट क्लॉथ मस्ट बी सॉफ्ट। बोले तो शिशु जो होता है उसके कपड़े नरम और लचीले होने चाहिए, इसके लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा कौन सा होता है, तो प्यारे बच्चों वो कौन सा होता है, शिशु के लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा होता है सूती कपड़ा। कैसा होता है, सूती कपड़ा। यह फर्नीचर व्यवस्था द्वारा स्पेस का विस्तार करने के तरीकों में से एक है। जो फर्नीचर की जो व्यवस्था होती है उसके द्वारा जो स्पेस का विस्तार, घर के अंदर स्पेस जो होता है उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये 122वां है ना, कौन से पे आ गया, हाँ 123 क्वेश्चन में, कि घरों के अंदर जो अपन फर्नीचर वगैरह लगाते हैं उसके बीच में जो स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जितने भी बड़े टुकड़े होते हैं ना उनको दीवार की सिरहाने सटा के रख देते हैं ताकि घर के अंदर थोड़ा सा स्पेस आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है, आसन व प्रत्याशित बीमारी से संबंधित एक असहज मानसिक स्थिति होती है। बोले तो एज एन अनईजी मेंटल स्टेट कंसर्निंग द इम्प्लांटिंग एंड द एंटीस्प्लेटिव इलनेस इज जेलेसी, एनेक्सिटी, एम्ब्रेसमेंट, एंजर। तो 124 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टेंशंस, बोले तो चिंता, एनेक्सिटी हम उसको बोलेंगे। ठीक है, राइट है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर का क्वेश्चन, परिवार के सभी संपत्तियों व ऋणों को रिकॉर्ड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो परिवार का जो सारी संपत्तियां होती है और उन सब का जो एक रिकॉर्ड हम बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फैमिली लेडजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैमिली, जिसके अंदर हमारे दादा का नाम, परदादा का नाम, कितने बेटे थे वो थे, सारी फलानी दिखनी, वो सारी चीजें यहाँ देखने को हमें मिलती है। 126 नंबर का क्वेश्चन, यदि सिलाई मशीन को नियमित रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें जो तेल लगाने की आवश्यकता होती है, हम कितने दिन में तेल लगा सकते हैं? हम तो वैसे तो दुनिया के तो तेल रोज ही लगा रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो सिलाई मशीन है इसमें तेल लगाने के लिए हमें कितने दिन का इस्तेमाल करना होगा? तो उसके अंदर हम लगभग दोस्तों बोले तो सप्ताह में 1 बार हम लोग तेल लगा सकते हैं। उसके बाद 127 खालिस्तान shows what one expect to do in a given period like a moving after for a whole day। दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित जैसे सुबह दोपहर या पूरे दिन में क्या काम करने की जो व्यवस्था होती है उसको दिखाता है। तो वो सारे दिन भर की जो प्रोसेस होती है उसको हम एक टाइम प्लान बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 128वां कि खालिस्तान तीक्ष्ण नुकीली मध्यम लंबाई की सुइयां होती है जिनसे बड़ी आंख होती है। भाई बड़ी आंख की कुछ बोले तो कुछ इस तरह की सुइयां आपकी जो होती है जिसका एक साथ 4-5 धागे आप घुसा सकते हो, घुसा बोले तो सॉरी इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैपसिटी सुई, सुइयां क्रेबल या सैनिल। तो आपने देखी होगी इस टाइप की जो मशीन, इस टाइप की जो सुई होती है हम उसको क्या बोलेंगे? टैपेस्ट्री स्टील बोलते हैं, ठीक है, सुई बोलते हैं। उसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक फाइबर। तो उसका क्या आएगा? डेक्रोन और ऑलोन क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक। एक होता है थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। 2 तरह के फाइबर सर ने आपको बताए थे। तो उस फाइबर में से जो डेक्रोन और ऑलोन होता है वो कैसे होते हैं? थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं। 129 के बाद आते हैं 130 पर। तो 130 आपका आपके सामने है, जूम करो और करो, ये रहा 130वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 130 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट विद मोटर स्किल्स। मतलब मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होती है, उसको कौन शो करता है दोस्तों? तो उसको करता है डिस्प्रैक्सिया। कौन सा? डिस्प्रैक्सिया, ना कि वाचघात। एफेसिया नहीं आएगा, क्या आएगा? डिस्प्रैक्सिया आएगा। 131वां क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान is the consequent seeking of the simplest, easiest and quickest method of doing work। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 131 और उसका राइट आंसर क्या जाएगा? वर्क सिंप्लीफिकेशन, बोले तो कार्य सरलीकरण। 131 नंबर के बाद आते हैं हम 132 नंबर के क्वेश्चन पे। 132 दे रखा है खालिस्तान इज अन बाय द पोइट्स, राइटर्स, म्यूजिक्स, कंपोजर ऑन देयर पब्लिक वर्क्स। तो क्या होता है? कवियों, लेखकों, संगीतकारों द्वारा अपने तराशे हुए काम पर अर्जित क्या चीज किया जाता है? क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है उनको दोस्तों क्या? रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी क्या चीज होती है? जैसे मेरी कोचिंग चल रही है जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट। अब मेरी जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट कोचिंग बहुत अच्छी चल रही है और मैंने क्या किया कि इसकी अलग अलग ब्रांच खोल दी। तो वहां से मैंने कहा कि भाई 30% शेयरिंग मेरी, आपसे कितना ही कमाओ ऑफलाइन के अंदर, बाकी 70% आपका है। तो वो 30% मुझे क्या मिल रही है? रॉयल्टी मिल रही है, मेरे नाम की रॉयल्टी मिल रही है। कोई भी एनी इंस्टीट्यूट या फिर एनी प्रोडक्ट लाइक जिनकी रॉयल्टी मिलती है। 133 क्या है? कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो फॉर द एल्डरली पीपल शुड बी मेंटेन। बुढ़ापे के अंदर कैल्शियम ज्यादा चाहिए, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। 2:1 आपका जाएगा, एक नॉर्मली रेशियो जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण तथ्य या विचार की प्रोसेस दृश्य व्याख्या इस माध्यम से की जा सकती है कि वह क्षेत्रीय यात्रा, प्रदर्शनी है, रेडियो है। तो वो किस चीज से की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 134 और इसका हम लोग राइट आंसर दे जाएंगे। क्या किस चीज से की जा सकती है दोस्तों? तो वो की जा सकती है प्रदर्शनी से। बिल्कुल राइट है, एक्सहिबिट से। अब क्वेश्चन आता है 135 और ये रहा आपके सामने। लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन खा रहा है तो उस इंसान को क्या हो जाएगा? ओबेसिटी। बोले तो मोटापा। कैंसर खाना खाने से थोड़ी होता है, खून की कमी थोड़ी होगी। क्वासियोर्किन किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। तो चारों में से राइट आंसर क्या चलाएगा? मोटापा। दबा के खाना खा रहा, सुबह भी शाम को, सुबह शाम, बस कुछ नहीं, खाना है खाना और नहीं कोई ठिकाना, मुझे तो खाना। जब मशीन को नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए तो मुश्किल से धीरे धीरे ऐसे लगती है ना, ऐसे रब फिर चलती है, फिर धीरे धीरे फिर ऐसे फिर चलती है। तो उसके लिए हम तरल पैराफिन ऑयल डाल देते हैं। सरसों का तेल नहीं, पेट्रोल। पानी थोड़ी डालोगे, पेट्रोल कोई गाड़ी थोड़ी जो पेट्रोल डालोगे। रंग के पहिए। तो इसका राइट आंसर क्या देख के आओगे बेटा? इसका आपका राइट आंसर जाएगा 136 का ए। अब आते हैं 137। रंग के पहिए हरे व लाल किस रंग योजना के उदाहरण है? संलग्न, मुख्य, माध्यमिक, विषम।
तो ये जो है ग्रीन और रेड कलर्स, इन कलर व्हील्स आर एग्जांपल ऑफ विच कलर स्कीम। द राइट आंसर इज कॉन्ट्रास्टिंग, बोले तो विषम, बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के विपर्यासी। एक पूर्ण क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन जो दुनिया भर में उपयोग किया जाता है, वो उसके अंदर 3 जो आपकी क्लोरीन के बोले तो पर क्लोरोएथिलीन, जो प्रकृति गैर ज्वलनशील होती है वो कौन सी होती है, पर क्लोरोएथिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, 38 हो गया, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। देन हमें अपना अंदाजा अब तक लग चुका होगा कि हम कितने पानी में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक घरेलू लेखा रखने की प्रणाली, क्रेडिट कार्ड का उपयोग, नोटबुक, फाइल, तो ये सारे रखते हैं, केवल हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक से रिलेटेड है। 140वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व प्रचलन अवधि जो दौरान बच्चों की सोच की जो विशेषता होती है वो कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 140। तो 140 आपको वैसे समझने का बहुत समय दिया था, टाइम भी खूब दिया था, फिर भी बच्चों गलत करके आए होंगे, तो आपकी बहुत बड़ी दुर्भाग्यता है। अपरिवर्तनीयता, संरक्षण, ऐप केंद्रवाद, बोले तो 2, 3 और 4। मुझे जहां तक लग रहा है मैंने साइंस, होम साइंस के क्वेश्चन देखे अभी, मैंने तो सॉल्यूशन कर रहा था अब नहीं देखे, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बच्चे का सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। और 141 का, शहद में मिलावट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है। शहद आपके कैसे होता है, मीठा होता है, तो उसके अंदर कुछ मीठी चीज ही तो डालोगे, नहीं तो दुनिया को पता लग जाएगा। और मीठी चीज क्या होती है, ग्लूकोज जैसी चीजें डालते हैं, माल्ट, चीनी, इन्वर्टेड शुगर, ये कुछ नहीं डालते, सुक्रोज वगैरह ऐसी चीजें नहीं डालते हैं। क्या डालते हैं, ग्लूकोज डालते हैं। 142, विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 142, तो क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है 142 का, वो मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, इसका प्रचार नहीं करना, लोगों की जो दृष्टि है शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उस सब चीज को क्या करना है प्यारे बच्चों, चेंज करना ही ये है। अब आता है 143, क्या दे रखा, विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक स्कूल में एकीकृत शिक्षा की योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो ये दोस्तों जो स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस इन फॉर्मल स्कूल वाज लॉन्च इन, तो 143 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, कब लॉन्च की गई थी बच्चों, तो ये आपको अच्छे से पता है, एस्टैब्लिश कब की गई थी, 19 इनिशिएटेड जिसको हम बोलते हैं 1974 के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो आगामी साइंस से रिलेटेड भी हैं, तो उनको भी अच्छे से याद करके जाना जो आपके एग्जामों में आ सकते हैं। माइक्रोकॉमेशन कैमरा आमतौर पर खालिस्तान तकनीक में यूज किया जा सकता है। तो मीसोमोशन साइक्लिग्राफ, मेसोमोशन साइक्लिग्राफ, माइक्रो मोशन, तो कौन सा आएगा, माइक्रो मोशन साइक्लिग्राफ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 145, सुदृढ़ीकरण या दंड के आधार पर सीखने को इस रूप को जाना जाता है, सामाजिक शिक्षा, संचालक, कंडीशनिंग, क्लिस्टनिंग, कंडीशनिंग, अवलोकन। तो हम इसको क्या जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, आप अपने अनुसार कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जो सुदृढ़ीकरण दंड के आधार पर शिक्षा सोची जाती थी, इसका जो हमारे तरफ से जो मेन मतलब बच्चे को क्लासिकल तरीका तो था नहीं कि भाई उसको नॉर्मल तरीके से कर सकते, एक अवलोकन ऑब्जर्वेशन भी नहीं थी कि उसको देख रेख में, एक ये हो सकता है संचालक कंडीशंस, आपका इसका राइट आंसर जा सकता था, लेकिन आप इसको एक बार अपने अनुसार कर लेना, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। 146, में से कौन सी वजह बुजुर्ग लोगों को तनाव का कारण होती है, तो उसकी बुढ़ापे के अंदर क्या दिक्कत आती है, शारीरिक समस्याएं जो होती है जो उसको परेशान करती है। गतिविधियों का समूह करते हुए क्वेश्चन नंबर 147 पे आ चुके हैं, दोनों को बचाया जा सकता है, तो दोनों को बचाया जा सकता है जिन पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है, सामान्य रूप से क्रम है या फिर एक समय ब्लॉक में फिट नहीं होते, गतिविधियों को अति व्यापी होने की अनुमति नहीं देते। तो यहां पर क्या होगा बेटा, सामान्य रूप से एक क्रम में एक दूसरे के अनुसरण की हम लोग बात करेंगे। 140, जो आपकी हल्दी होती है, उस हल्दी के अंदर मतलब खालिस्तान जो रिजल्ट होता है इन पैथोलॉजिकल पेन, एनीमिया, इन सब, तो वो कौन सी चीज से रिलेटेड है, हल्दी वाला जो है वो आएगा। उसके अंदर लेड क्रोमेट के कारण क्या होती है, के कारण क्या होने लगते हैं, ऐसी दर्द, मतलब ये हो जाता है अगर किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत है तो हल्दी के साथ जिसके क्या क्या मतलब लेड क्रोमेट के साथ इसका लेप लगाया जाता है जो दर्द से निवारण करता है।
149 फर्श की सफाई में हाथ की लयबद्ध गतिविधियों का उपयोग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसकी अगर हम बात करें 149 में, तो किसके अंतर्गत आता है? हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। जल्दी जल्दी इसके आंसर देख लो। लास्ट क्वेश्चन 150, आय की वह श्रेणी जिसमें चीजों की जरूरतों की संतोषजनक शक्ति कम होती है, मतलब हमें सेटिस्फाई आय नहीं मिल पा रही है, टोटल इनकम थोड़ी। देखो, आय की वह श्रेणी जिसमें क्या होता है, चीजों की जरूरतों के लिए मानसिक संतुष्टि, फिजिकल इनकम जो है वो आएगी आपका इसका राइट आंसर। कम होती है भाई, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो वो क्या आएगी भाई आपकी मानसिक इनकम। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इनमें एक बार आप चेक करना और मुझे जरूर मैसेज करना सर कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, बाद में मिलाने के पश्चात दोबारा कमेंट करना इस वीडियो के ऊपर कि सर मेरे इतने सही हुए, मेरे इतने गलत हुए। मुझे फिर आपके कट ऑफ की वीडियो भी तो बनानी है ताकि थोड़ा सा आइडिया हम बता सके कि ये कट ऑफ जा सकती है। बाकी आपकी किस्मत का गेम है, ज्योतिषी तो मैं हूं नहीं कि भाई, बाकी कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से। और जो बच्चे इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे आंसर की वाली, उसके लिए भी मैसेज कर देना। नहीं फिर आप डायरेक्ट ऐसा करना, जीएस प्लेनेट टेलीग्राम है, वहां से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना, जहां आपको बेटर लगे, जैसे आपको सीधा लगे वैसे हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसी तरीके से अच्छे तरीके से जुड़ने के लिए जुड़े जीएस प्लेनेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस, ताकि हम आपके सिलेक्शन की ओर एक अच्छा प्रयास कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माय ऑल डे स्टूडेंट। आप एक चीज कह सकते हो कि पेपर आसान था, आसान पेपर नहीं था, पेपर मॉडरेट से भी थोड़ा सा हाई था, टिपिकल नहीं बोल सकते, टिपिकल से थोड़ा कम और मॉडरेट से थोड़ा हाई, दोनों के बीच का था। ठीक है, जय हिंद।